बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जनाब, नई सुबह है और हफ्ते का पहला शो है और बड़ा ही ज़बरदस्त आज का प्रोग्राम होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको अपना तारुफ करवा देते हैं। जनाब, बंदा नाचीज़ खाकसार उज़ैर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी। और उम्मीद है कि आपका वीकेंड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा होगा और दुआ है कि आपका हर दिन खुशियों और कामयाबियों का बाइस बने। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ ख़ास होने वाला है। बहुत से अहम मौज़ूआत हैं जो प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, बहुत से राजों से पर्दा उठाएंगे, तो आपने हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहना है। बिल्कुल जी जनाब। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये हफ्ता रिश्तों और करियर के लिए क्या सरप्राइज लाने वाला है और क्या अमेरिका नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दे रहा है या दे चुका है। हाथ पाँव का सुन होना किन बीमारियों का इशारा हो सकता है। और इसके अलावा इस्लामाबाद में तलाक की धमकी पर जेल की सज़ा का नया कानून जनाब बन चुका है। तो ये सब कुछ आपके साथ आज हम शेयर करेंगे और आपके फीडबैक के भी मुंतज़र हैं। उज़ैर आपके बारे में कैसे भूल गए। बर्फबारी मरी में बड़ी बड़ी रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है और बड़े अच्छे खातिर खा इंतजाम किए गए थे। सयाहों ने बर्फबारी बहुत इंजॉय की। हम बस बातें करते रह गए। जिन्होंने मज़े लूटने थे वो लूट ले गए, हम नहीं गए। हमारी टीम प्लान करी थी लेकिन ये उज़ैर की वजह से हम जी वो प्लान मिस कर चुके हैं। तो उज़ैर पे अब पेनल्टी देखिए, उज़ैर ने कहा था आप जाना चाहें तो आप लोग जा सकते हैं, मेरे बिना भी मैं माइंड नहीं करूंगा। लेकिन देखें आप लोग चलिए ये हम सॉर्ट आउट कर ही लेंगे। अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ ही कर लेते हैं। हम जी एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां आलमी इदारे बेवक़्त और ट्रंप की पॉलिसी कानून बन चुकी है। वो ट्रंप जो कभी पाकिस्तान के लिए सख्त आज वही वाइट हाउस में पाकिस्तानी क़यादत का रेड कारपेट इस्तकबाल करते हैं। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट ने पाक अमरीका ताल्लुकात के तनाजुर में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की खूब तारीफ की है। द डिप्लोमेट के मुताबिक पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन दोबारा बहाल हो गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत जो खुद को खित्ते का थानेदार समझता था, पुलिसमैन समझता था, आज 50% अमरीकी टैरिफ की इज्जत में है। सदर ट्रंप के सालिस बनने को खुद मुख्तारी की तौहीन करार देने वाले मोदी अब ना क्वाड में नजर आते हैं और ना ही डेवोस की तकरीबात में। दी डिप्लोमेट चीख कर ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने बहरान को अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया। तो क्या ट्रंप मसला कश्मीर भी हल करवाने जा रहे हैं? क्या बोर्ड ऑफ पीस नए वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब पहला कदम है? हमारे साथ मौजूद हैं कैलिफोर्निया से माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब। उनसे जान लेते हैं। प्रोफेसर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, पाक अमरीका ताल्लुकात इस वक्त हम देखें तो तारीखी बुलंदियों को छू रहे हैं। अब तो डिप्लोमेट ने भी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की तारीफ की है खुलकर। क्या हम इन ताल्लुकात का मुनासिब फ़ायदा उठा रहे हैं या हमने आपको प्लान कर रखा है? नहीं, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसके सारी कुछ क्रेडिट अपने एम्बेसडर को देनी चाहिए। रिजवान शेख साहब बड़े माकूल हमारे यहाँ आए हैं एम्बेसडर, उनसे यहाँ भी आए थे, मुलाकात भी हुई थी उनके साथ। सो आई थिंक पाकिस्तान को पहली दफ़ा एक सीट मिली है, टेबल पे सीट मिली है इंटरनेशनल टेबल पे। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और फ़ायदा उठा रहे हैं। तो देखें ना, अब ये जो रिकन्स्ट्रक्शन होगी गाज़ा में और जगह पे भी, कौन लोग आएंगे। अब ये है कि गाज़ा का जो रिकन्स्ट्रक्शन है, यू नीड पीपल जो कि लोग गाज़ा को लोग कबूल भी कर सकें। अब देखें ना, यहूदियों को तो नहीं भेजेंगे कि जाके रिकन्स्ट्रक्शन करो, कौन करेगा? तो पाकिस्तानी, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब का रोल होगा। सो इम्पोर्टेंट थिंग है कि पाकिस्तान हैज़ अ सीट ऑन द टेबल एंड सीट ऑन द टेबल स्पीक्स अ लॉट। यू गेट टू हैव इन्फ्लुएंस द पॉलिसी। रिजवान शेख साहब का बहुत इसमें हाथ हुआ है, अपने फील्ड मार्शल आसिम का बहुत उनका फ़र्क हुआ है। बट दिस इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान। आफ्टर 20 years वी आर गेटिंग अ सीट ऑन द टेबल। अच्छा नईम साहब, $680 मिलियन का दिफाई पैकेज और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली, क्या अमरीका अब जनूबी एशिया में भारत के बजाय पाकिस्तान को अपना बुनियादी सिक्योरिटी पार्टनर समझ रहा है? आई थिंक इट्स इन द स्टेप इन दैट डायरेक्शन। आपकी बिल्कुल बात सही है। सिर्फ पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रेटेजिक है कि पाकिस्तान चीन से भी करीब है, ईरान के भी साथ है, इंडिया के भी साथ है। सो पाकिस्तान की सिचुएशन जो है ना, लोकेशन इसका फ़ायदा उठाएगी। अब इंडोनेशिया, मलेशिया का भी हाथ होगा, लेकिन जनूबी एशिया में जो फोकस शिफ्ट हो गया है भारत से पाकिस्तान पे, हम उसका अगर फ़ायदा उठाते रहें अगर कुछ सालों तक, जब तक ट्रंप अपने पावर में है, तो पाकिस्तान का बहुत आगे निकल सकता है। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब। भारत की अगर हम बात करें तो 50% टैरिफ आयद होना एक मौशी तबाही से कम नहीं है इंडिया के लिए।
मोदी हुकूमत की ये सिफारती तन्हाई महज एक किसे इत्तेफाक कहा जाए या फिर ट्रंप इंतजामिया भारत को रूस और चीन की तरफ झुकाव की सजा भी दे रही? भारत के उतने आपको बड़े मुश्किल जगह पे वो फंस गए ना। दे नीड ऑयल, दे नीड, वहां से कहाँ से ले आएंगे? तो उनको लेना पड़ेगा रशिया से। जब तक वो लेते रहेंगे तो अमेरिका उनके टैरिफ उतारेगा नहीं। तो वो फंस गए हैं कि उनकी ज़रूरत भी है, उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही थी, तो लेकिन ऑयल कहाँ से आएगा और किस कंडीशंस पे आएगा? तो दे आर इन ए टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। अगर हम अपना सही खेलते रहें, लेकिन आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इंडिया की मच बिगर एक्सपोर्ट थी टुवर्ड्स यूएस, उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अभी इतनी बड़ी नहीं थी, तो हम थोड़ा मोटा टैरिफ खा भी लेंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उसका, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। सही। अच्छा नईम साहब, ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस की मियाद है उसकी अगर हम बात करें तो दिसंबर 2027 तक है, लेकिन क्या ट्रंप एक मुतवाज़ी आलमी निज़ाम कायम करके अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल ढांचे की बुनियाद रख चुके हैं? ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत पेश थी, इसकी वजह थी, ज़रूरत थी कि रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगी, कौन मुल्क इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यूक्रेन में भी कंस्ट्रक्शन करनी है, गाज़ा में भी करनी है, लेकिन ज़्यादा इस तो ट्रंप साहब की ईगो की बात है ना। वो अपने आप को समझते हैं, वो अपने आप को शहनशाह समझना चाहते हैं। उसकी आप टर्म एंड कंडीशन देखें बोर्ड ऑफ पीस की, कि वो सिर्फ वही फैसला कर सकते हैं, सारी ज़िंदगी में उसके चेयरमैन रहेंगे। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इसका लॉन्गजेविटी नहीं हो सकती जब तक इसको रिफॉर्म न किया जाए। इसकी जिस तरह स्ट्रक्चर किया है, ये यूनाइटेड नेशन को के अपोजिट बनाने के लिए, ताकि उसकी ईगो को ज़रा स्ट्रोक किया जाए, बन चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म बोर्ड ऑफ पीस का मेरा नहीं ख्याल में इसका होगा कोई रेलेवेंस, लेकिन अगले 2-3 साल में इसका रेलेवेंस हो सकता है और पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा के अपने आप को ए सीट ऑन द टेबल, रिकन्स्ट्रक्शन में शामिल हो, उसका इमेज बढ़ जाए। दैट्स अ फ़ायदा। इन्हें आपका 2-3 साल का आपके पास विंडो है, उसका आप फ़ायदा उठाएं। बाद में जो हो देखा जाएगा। जब ट्रंप साहब चले जाएंगे तो ये बोर्ड ऑफ पीस भी चला जाएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि द वे इज कंस्ट्रक्टेड इज नॉट, लॉन्जेविटी नहीं हो सकती इसकी। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर हम देखें बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से बात करें तो जो मुस्तकिल हैं, गैर मुस्तकिल अरकान हैं, जो फीस वाले हैं, जो बिना फीस वाले हैं, इनमें डिफरेंस क्या होगा? और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आगे चलकर जो स्टेबलाइजेशन फोर्स बननी है, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल देख रहे हैं? पाकिस्तान का रोल काफ़ी अहम होगा, क्योंकि देखें आप कौन अपने लोगों को भेजना चाहते हैं। वी नीड पीपल फॉर रिकन्स्ट्रक्शन, वी नीड सम बूट्स ऑन द ग्राउंड यहाँ सब जगहों पे। तो पाकिस्तान के पास आर्मी भी स्ट्रांग है, हम अपने जवानों को भी भेज सकते हैं। हमें तो कोई इकोनॉमिक टर्म्स डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो जो बाकी लोग हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो बहुत स्केप्टिकल हैं अपने फौजियों को भेजने के लिए। हम उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे पास ऑयल का एक्सप्लोरेशन हो, हमारे पास मिनरल्स भी निकलें, हमें फॉरेन कैपिटल की भी ज़रूरत है। तो हमारे पास काफ़ी सिचुएशन है, इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान विल कम आउट लुकिंग वेरी गुड इन अबाउट 2 years। राइट। अच्छा प्रोफेसर साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ मिलकर बड़े तेल के ज़खायर की तरक्की का उन्होंने ऐलान किया है। क्या ये पेट्रो डॉलर डिप्लोमेसी पाकिस्तान को मौशी दलदल से निकालने का कोई मुस्तकिल हल बन सकती? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि मुस्तकिल हल कैसे हो सकता है। इसका मुस्तकिल हल ऐसा होता है कि पाकिस्तान अपने आप को साबित करे कि ये रिलायबल पार्टनर है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम अपने हमारे जवान जो हैं, फौजी भी हैं, वो दे आर लॉयल, दे आर हार्ड वर्किंग, वो डेमोन्स्ट्रेट करें। तो पाकिस्तान कैन प्ले मच इंपॉर्टेंट रोल। अभी देखें कतर का 10 साल पहले कोई कतर को कोई इज्जत नहीं करता था। 10 साल में उन्होंने डिप्लोमेटिकली अपने आप का इतना प्रोफाइल बढ़ा लिया है, हालांकि बहुत छोटा सा मुल्क है, तो उन्होंने डिप्लोमेसी में कर लिया है। तो पाकिस्तान की भी अपॉर्चुनिटी है, इसका हम फ़ायदा उठाएंगे या ना उठाएंगे। मेरे ख्याल में हमारे पास कैलिबर के लोग हैं जो फ़ायदा उठाएंगे और अच्छा काम करेंगे। पाकिस्तान विल कम आउट लुकिंग मच प्रीटी इन नेक्स्ट 3 years। परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन अगले 2-3 साल का तो आप फोकस करें। यानी कि पाकिस्तान के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। नईम साहब, आज़रबाईजान से पैराग्वे तक 19 ममालिक बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा हैं। इंडिया का इससे दूर रहना इसके ग्लोबल साउथ के लीडर होने के दावे को कितना नुकसान पहुंचाएगा? अब देखें अब क्या होगा। अब इंडिया ने ना तो अब फिलहाल तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इनविटेशन तो है उनके पास। अब देखो कैसे। मेरे ख्याल में इंडिया
कुछ करेगा, घुसने की कोशिश करेगा किसी तरह से उसके अंदर, क्योंकि उसको सडनली रियलाइज हुआ कि उसको डिप्लोमेटिकली डिफीट हो गई है, तो कुछ ना कुछ करके वो आ जाएंगे, घुस जाएंगे पीछे। लेकिन पाकिस्तान अभी इज क्लोजर टू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। पाकिस्तान ने फटाफट साइन भी किया है और एडमिट भी हो गया, तो पाकिस्तान हैज़ ए एज ओवर इंडिया। अब बेस्ट सिचुएशन है कि इंडिया को निकाल दिया जा सकता है। देखें कनाडा को निकाल दिया है, ट्रम्प ने उसकी विड्रॉ कर ली इन्विटेशन। अगर मोर शेनानिगन्स हुए मोदी की तरफ से तो इंडिया को विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो दैट डिप्लोमेटिकली विल बी वेरी बिग ब्लो फॉर इंडिया। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आने वाले वक्त में अगर हम देखें ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस की छतरी तले कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की क्या आपको हिमायत करते नजर आते हैं, और पाकिस्तान को किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है? क्या रीडिंग्स है आपकी इस हवाले से, क्योंकि कश्मीर का जो मसला है ये कहीं ना कहीं ट्रम्प के माइंड में है तो सही, और हमने देखा मई वॉर के अंदर भी उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि वो इसमें कोई हल निकलवा सकते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बहुत सही है। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि कश्मीर के हमले में मसले में पहली दफ़ा 20-30 साल में हमारा एक सिचुएशन आई है कि हमारी बात सुनी जाएगी। हैविंग ए सीट ऑन द टेबल अलाउज अस टू स्पीक टू द राइट पीपल। और आपने बात सही है, ट्रम्प ने 2-3 दफ़ा कश्मीर का बात किया और कहा मैं ऑफ़र करता हूँ आपको सेल करने के लिए। तो अगर पाकिस्तान और बोर्ड ऑफ पीस गाज़ा में कुछ प्रोग्रेस करे, अज़रबैजान में कुछ प्रोग्रेस करे, कश्मीर भी उसी लेवल के है, बल्कि उससे भी बड़ा भी है, तो मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा और कश्मीर के बारे में इंडिया पे कुछ प्रेशर डाला जाएगा, उसका पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। सही। अच्छा नईम साहब, अगर हम टैरिफ की बात करें तो अमेरिका ने कनाडा को चीन से तिजारत पर 100% टैरिफ का ऐलान किया है। पाकिस्तान के भी चीन से गहरे तिजारती ताल्लुकात हैं, तो क्या पाकिस्तान नेटो कोल्ड वॉर में दोनों आलमी ताकतों को खुश रख सकेगा? ये आसान नहीं होगा, लेकिन पॉसिबल है। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं मुल्क जो दोनों तरह को खुश रख चुके हैं। तो आप देखें ना, अब ये तुर्की की बात है, तुर्की चाइना से रशिया से भी उसके ताल्लुकात रखे हुए हैं, ऑयल पाइपलाइन है, और यूक्रेन को भी सप्लाई कर रहे हैं ड्रोन्स। तो कुछ लोग एर्दोआन फॉर एग्जांपल ने दोनों को बैलेंस कर चुके हैं। मेरा असेसमेंट यह है कि पाकिस्तान की करंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड करंट मिलिट्री वो करने को केपेबल हैं और करेंगे। दोनों मुल्कों का फायदा है। चीन भी चाहता है कि पाकिस्तान स्ट्रांग हो, अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान नजर रखे अपने हमसायों पे, तो दोनों की बैलेंस हो सकता है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। ठीक। अच्छा प्रोफेसर साहब, ईरान के हवाले से अगर हम बात कर लें तो सर ईरान के हवाले से भी कुछ इशारे मिल रहे हैं, और देखा जाए तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं उनको भी रोका गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि कोई इस तरह की सूरत हाल ख़राब होने वाली है, कोई इस तरह का अमेरिका हमला कर सकता है ईरान के ऊपर? भाई सारी असेसमेंट यह है कि हमला करना तो नहीं करेगा, क्योंकि वो फंस जाएंगे इराक की तरह, लेकिन कुछ एक्शन करेंगे। जिसने जो अब वेनेजुएला में हमला नहीं किया, एक्शन किया है। एक्शन ऐसा किया है, ड्रामेटिक से एक्शन किया है। अब ईरान में वो एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको एडवाइस ये भी करेंगे, अगर अपना यू डोंट ओवर प्ले योर हैंड। अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो फिर लोगों को, ईरानी गवर्नमेंट को मिल जाएगी आसानी से कि इसको ये अमेरिका के आप चमचे हैं तो उसको उनको क्रश कर देंगे। सो अमेरिका फाइनली गेटिंग स्मार्ट कि हम सपोर्ट करें, लेकिन ज़रा बिहाइंड द सीन करें, इतना खुल के ना उसको करें ताकि उसके लोग उसके खिलाफ ना हो जाएं। तो चांस है कि पाकिस्तान कैन प्ले ए डिप्लोमेटिक रोल इन ईरान सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस एंड प्रोवाइडिंग सम सपोर्ट एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइस। अगर हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, माहिरीन ये कहते हैं कि क्लैरिटी आ जाएगी, दोस्त दोस्त बन जाएंगे, दुश्मन दुश्मन का पता चल जाएगा। कैसी ये सूरत हाल देख रहे हैं आप बनती हुई? यार ये दोस्त और दुश्मन तो शिफ्टिंग सी होती है, इट्स नॉट सो ब्लैक एंड वाइट। ओके, यानी कि आपका जो दोस्त भी हैं वो आपसे दुश्मनी भी रखते हैं, दोस्ती भी होती है। सो इट्स अ डिप्लोमेटिक टाइट रोप। अब ये इट्स नॉट सो क्लियर कि भैया आपके दोस्त कहना कौन है। वो जॉर्ज बुश ने एक दफा कहा था कि इधर यू विद अस और यू विदाउट अस। वर्ल्ड हैज गॉटन मोर कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द इश्यूज एट हैंड। गाजा, ईरान इज कॉम्प्लिकेटेड. So Pakistan can play the tightrope, and this is the role they can play. They have connection, they have intelligence, they have access. It's a pretty good place to be. सही। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब, इस तमाम तर जो आलमी सूरत हाल है उस पर अपना तज्ज़िया भी दे रहे थे। जनाब पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का जो मेंबर है वो बाकायदा तौर पर बन चुका है, और अब आगे स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है उसका मामला है, और ईरान के हवाले से भी जो इत्तलात हैं
वो कुछ बड़ी अच्छी नहीं है। कोई किसी ना किसी एक्शन के हवाले से अमेरिका ज़रूर सोच रहा है और ऐसा कुछ नज़र भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद खित्ते की सूरत हाल क्या होगी इसका अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि जैसे कि नईम साहब ने भी कहा कि अगर हमें सीट मिल गई है तो हम बोलने का हक भी रखते हैं, हमारा मौक़िफ़ भी है, और अगर डटे रहे तो यकीनन पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में खुशखबरियाँ ही होंगी। अब हम प्रोग्राम का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। जी, हमें हर छोटे बड़े स्टाम्प पेपर के लिए जेब हल्की करने की तैयारी करनी होगी। तलाक से लेकर प्रॉपर्टी तक और स्कूल दाखिले से लेकर बिजली के नए कनेक्शन तक सबकी फीसें आसमान को छू रही हैं और हुकूमत ने ई स्टाम्प पेपर्स की फ़ीसों में बड़े पैमाने पर इजाफा कर दिया, जिससे मुख्तलिफ कानूनी और रोज़मर्रा मुआहदों में अवाम पर माली बोझ बढ़ जाएगा। कम अज़ कम ई स्टाम्प पेपर की मालियत 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है, जबकि तलाक के स्टाम्प पेपर की कीमत जो है वो 100 रुपये से 1000 रुपये हो गई है। बच्चों के नए स्कूल दाखिले, जॉब के लिए डोमिसाइल और बिजली, गैस और पानी के नए कनेक्शन के स्टाम्प पेपर की फ़ीस भी अब 1000 रुपये कर दी गई है और प्रॉपर्टी सेल्स के ई स्टैम्प पेपर की फ़ीस 1200 से बढ़ाकर डायरेक्ट 3000 रुपये कर दी गई है, जबकि 5 लाख से 10 लाख रुपए तक मालियत के मुआहदों के स्टैम्प पेपर की कीमत 6000 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि 1.5 करोड़ से ज़ायद मालियत के स्टैम्प पेपर की फ़ीस में 20,000 रुपये इजाफा किया गया है। पावर ऑफ अटॉर्नी के स्टैम्प पेपर की कीमत 1500 से 1800 रुपये और स्टैम्प पेपर के लिए अब साइल के नाम पर मोबाइल फ़ोन की सिम भी लाजमी करार दे दी गई है। स्टैम्प पेपर्स की कीमतों में ये इजाफा ना सिर्फ आवाम के लिए एक माली चैलेंज बनेगा बल्कि मुआहदों और रोज़मर्रा ज़रूरियात पर भी असर डाल सकता है। इसलिए हर शहरी के लिए जनाब अब ये ज़रूरी है कि उसे ये पैसे देने पड़ेंगे और उसे ये ख़रीदना पड़ेगा, और तो कोई चारा नहीं है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं है। अब पता नहीं पेपर की फीस बढ़ाने का आइडिया किसका था इतना ज़बरदस्त, और इससे हासिल क्या करना चाहते हैं, ये तो मौक़िफ़ आना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ वहाँ पैसे बनाने हैं, बस आप समझ जाए। तो यही सूरत हाल है। अब वो कहते हैं हमारा कागज आप लेके 100 रुपए का, उसके ऊपर आप लाखों करोड़ों की डीलें करते हैं, हमें क्या मिलता है? हमारा हिस्सा भी दें आप। हिस्सा भी दें, तो हर चीज़ में हिस्सा तो फिर मस्ट है ना। अब हम चाय पी रहे हैं तो चाय की बात हो, मैं खत्म कर चुका हूं, आप अपनी चाय की बात। वाह नाजरीन, चाय जो है वो पाकिस्तान और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले मशरूबात में से एक है और बहुत से लोग दिन की शुरुआत या खाने के बाद इसे पीना मामूल बना लेते हैं, मगर हालिया तिब्बी तहकीक बताती है कि खाने के फ़ौरन बाद चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ख़ास तौर पर जब आपने भारी ग़िज़ा कोई खाई हो या चावल वगैरह खाए हो, उसके बाद अगर आप चाय पीते हैं तो ये हार्मफुल हो सकता है। चाय में मौजूद कैफीन ग़िज़ाई अज्जा के जज़्ब करने को सुस्त कर देती है, जिससे बदहज़मी, तेज़ाबियत और पेट दर्द के मसाइल भी हो सकते हैं। इसके अलावा फास्फोरिक एसिड हड्डियों की सेहत पर मनफी असरात मरतब कर सकता है और कैफीन ब्लड प्रेशर को बढ़ा भी सकती है। माहिरीन सेहत का ये मशवरा है कि खाने के बाद चाय कम से कम 30 से 45 मिनट इंतज़ार के बाद पिए और बग़ैर चीनी के इस्तेमाल करें तो बेहतरीन है, क्योंकि ज़्यादा मकदार में सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीठी चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल मोटापा, टाइप 2 ज़ियाबीतस और खून में शक्कर की सतह बढ़ने के ख़तरात को बढ़ा देता है। लिहाजा छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं, इक़दामात हैं जो अगर आप इख्तियार करें तो जनाब आपके चाय का शौक़ भी चल सकता है और आप हेल्दी भी। हम सही से शौक़ पूरा कर रहे हैं, सुबह में चाय पी रहे हैं और कोई हेल्दी मतलब बहुत ज़्यादा हमने कोई हैवी खाना नहीं खाया और दिन का एक कप कभी हो तो 2 हो जाए तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी है जी, जागने के लिए प्रोग्राम में वक्त पर ब्रेक का देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से। कमर और जोड़ों के दर्द आज के मसरूफ़ तर्ज़ ज़िंदगी का आम मसला बनते जा रहे हैं। नौजवान में हम देखें नौजवानों में ज़्यादा असाबी तकालीफ और हाथ पाँव सुन हो जाना बहुत ही आम बन चुके हैं और ऐसे मसाइल ना सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर करते हैं बल्कि काम की सलाहियत और मयार ज़िंदगी भी कम कर देते हैं। इन तकलीफ की असल वजूहात क्या है, कैसे इन्हें पहचाना जा सकता है और नेचुरोपैथी के ज़रिए किस तरह मौसर इलाज मुमकिन है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जमील मेहरवी साहब। जमील साहब खुश आमदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में। सर, कमर के दर्द की सबसे आम वजूहात क्या हैं और कौन से अवामिल हैं जो कि इसे बढ़ा देते हैं? कोई खुराक का मसला है, हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, क्या मसाइल है? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली इंसान को तंदुरुस्त रखने के लिए ना अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर 2 चीज़ों से इंसान की रहनुमाई फरमाई है। वजअलना नौमकुम सुबाता,
ये आयत है सूरह निबा की, आयत नंबर 9 है। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने नींद को तुम्हारे लिए सुकून का ज़रिया बनाया। तो एक बात इसको ज़हन में रखना है। और दूसरी बात अल्लाह ताला ने खुराक के हवाले से कुरान हकीम के अंदर हमारी जो रहनुमाई फरमाई है वो ये है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ वास्ते तजावज़ न करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाते। तो हम दोनों सूरतों से अगर अपने इन अल्लाह ताला की इन बातों के ऊपर अगर हम अमल पैरा रहते तो यकीनन मुसलमान पूरी दुनिया में आज जो है ना वो जो बीमारियां और उनको घेरे हुए हैं और उसकी दलदल में फंसे हुए हैं, कम से कम ये ना होते। इसलिए कि हम कुरान पे ईमान रखते हैं, लेकिन हम सिर्फ ईमान रखते हैं, उस पर प्रैक्टिकली अमल नहीं करते। खुराक हम बेतहाशा खाते हैं, बार बार खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं और हर वक्त मुख्तलिफ़ चीज़ों पे लगे रहते हैं। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की चाय के ऊपर कि जी आधे घंटे या पौने घंटे के बाद हो, भाई उसको आप जब मर्ज़ी पियोगे। जो चीज़ें आपने बताई हैं कि चाय में ये मसाइल होते हैं, ब्लड प्रेशर आता है और डायबिटीज़ बढ़ती है और कई सारे इश्यूज़ हैं, गर्मी खुश्की का आंसर है, नींद के मसाइल हैं, तो ये जब भी आप पिएंगे इन मसाइल ने तो आपको पैदा करना ही करना है। खाने के साथ पानी नहीं पिया जा सकता और खाने के फ़ौरन बाद चाय कैसे पी जा सकती है, ये बता दीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये आ गई कि हम चिकन ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, सारा का सारा फ्रोज़न फूड, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं जो हमारे जोड़ों, पट्टों और हड्डियों को कमज़ोर करता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर जो हम कोयलों पे बुना हुआ जो हम बारबेक्यू लेते हैं वो किसी भी फार्म में होगा, या हम हर वक्त कढ़ाई और भुने हुए गोश्त वगैरह जो चीज़ें हम लेते हैं या भुनी हुई जो भी चीज़ खाते हैं वो कार्बन बन गया होता है उस हांडी के अंदर या उस जगह पे जिसको हम बुना हुआ करते हैं। अच्छा। तो हमें शोरबे वाला लेना है। हम अपने अगर बड़ों को देखते हैं तो आज से कुछ अरसा पीछे चले जाएं, एक सिर्फ पुश्त पीछे जाएं तो आपको हर चीज़ शोरबे वाली मिलती थी। अब हम हर चीज़ को जो है ना वो भुना हुआ और उस तरह कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे गोश्त कोई भी जब आप भुना हुआ लेते हैं तो कार्बन जो प्रोटीन होती है उसके अंदर वो बर्न होकर कार्बन की शक्ल इख्तियार करती है और जब आप उसको इंटेक करते हैं चस्का चटखारा मुंह का जायका बहुत अच्छा है, लेकिन हड्डियां उनके किनारे हमारे जो है वो बुरबुरे हो रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। सब लोग तो इतने उसके फैन है कि वो कोई हांडी बना के ना तो वो कोयला का बकायदा उसको चक्कर भी लगवाते हैं हांडी का कि जनाब इसके अंदर बड़ा एक फ्लेवर आएगा, एक अरोमा ही और हो जाएगा इसका, तो वो भी नुकसानदेही होता है। जाहिर बात है ना, बीमारियां तो आपकी वहां से आनी है। एक वो प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा हम चावल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आलू बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और उसके बाद हम भूसा वाला अनाज जिसकी बात हुई थी कि सूरह रहमान के अंदर तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ वर रेहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो वल हब्बु का मैंने और भूसा वाला अनाज, यानी अनाज वो लें जिसके अंदर आपके जो है ना वो फाइबर मौजूद हो। तो हमारे तो चाइना चक्कियाँ आ गई, वो भी एक वार थी, उसके अंदर भी हमने कभी हम पत्थर की चक्की के ऊपर पिसा करते थे आटे को, चाइना चक्की आई उसने इतना बारीक कर दिया कि उसके अंदर सारा भूसा जो था या फाइबर जो था उसको क्रश करके इतना वो बर्न कर देते हैं कि वो जली हुई वहाँ से भी हम जो है ना फाइबर वो भी हम इंटेक कर रहे हैं। लगता है वो फिल्टर करके वो जो बच जाता है वो वाला आटा बेचना शुरू कर देते हैं। जी, उसमें भी वो चोकर निकल गया, सूजी निकल गई, मैदा निकल गया और पीछे जो सफ़ेद आटा है वो तो वैसे ही एक लेवी टाइप है। इसके बाद आगे हम अपने आप को एक नींद के माले से अगर हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने नींद जो है ना वो हमारे लिए एक पुरसकून ज़रिया बनाया सूरह निबा की आयत के मुताबिक। तो हम अगर अपने बावदाद को आज से 30-40 साल पीछे जाके अगर हम देखते हैं तो सारे के सारे जल्दी सोने के आदी थे। जल्दी सोना मतलब कोई आपके पास एक्टिविटी इस तरह की नहीं थी और आप जल्दी सोते थे। लोग गाँव में देहातों में, अभी भी अक्सरियत हमारी जो है वो शहरों में इतनी नहीं है जितनी देहातों में है, तो वो लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ ज़रिया नहीं होता था तो वो जल्दी सोने के आदी थे और जल्दी सो जाते थे। अब जब से हमारे यहाँ ये मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, टैब आ गए मुख्तलिफ और ऐसी चीज़ें आ गई, तो कम से कम खाना जो है वो सोने से 3 घंटे पहले, बेड पे जाने से 3 घंटे पहले खा लिया जाए और उसके बाद कम से कम 2 घंटे पहले जो है ना वो आप अपनी मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी जो है वो छोड़ चुके हों जो ज़हनी तौर पे होती हैं, और कम से कम 1 घंटा पहले आप कोई भी स्क्रीन जो है वो ना देखें। इन चीज़ों पे भी हमें देखना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इशा पढ़ते ही फ़ौरन चिराग और रोशनियाँ गुल कर दो और उसके बाद खिड़कियाँ दरवाजे बंद करो और सो जाओ।
रात का जो पहला पहर है ना, वो सूरह निबा के मुताबिक अगर हम उसको देखें तो ये वो पहर है जो आज मेडिकल साइंस कहती है कि गोनेटोट्रोफिन हार्मोन आता है जी और वो आपकी बॉडी में बनना शुरू होगा और इसका दुरानिया जो शुरू होता है वो 9 साढ़े 9 बजे से ये शुरू हो जाता है और उसके बाद 2 से 2:30 बजे के करीब ये रिलीज होता है। तो उसके बाद वो बॉडी की ट्यूनिंग, ओवरऑलिंग और वो सारा उसको सॉफ्टवेयर, पूरा जो हमारा बॉडी का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उसको सारे को अपडेट करता रीसेट है। अच्छा, रीसेट कर देता है, एक एक खुलिये को इस तरह फ्रेश कर देता है। लेकिन हम काश कि हम रात 9 बजे से लेकर हम 1 बजे वाला जो ये पहला पहर है इसमें हम सो चुके हों और उसके बाद वाले पहर में अगर हम उठते हैं, ताज्जुद पढ़ते हैं, फजर पढ़ते हैं और उसके बाद हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कसरत से दुआ मांगा करते थे अपनी उम्मत के लिए कि अल्लाह मेरी उम्मत को, मेरी कौम के लिए जो है ना वो सुबह में इनके लिए खैर और बरकत के जो है ना वो ज़राए आसानियाँ फरमा और हम उन चीज़ों से गाफिल हुए पड़े हैं। सुबह मतलब हमारे जो नाश्ता है वो देख लीजिए, एक नाश्ता है सुबह और वो है इन मुसलमानों में अगर हम देखते हैं तो रमज़ान का 1 महीना अभी आने वाला है तो उसमें हम सहरी करते हैं जी यानी अर्ली। और दूसरी बात यह है कि शाम को अफ्तारी है, 2 टाइम का खाना है। अच्छा, वही महीना ये वाला रमज़ान का जो आने वाला है ये प्रैक्टिकली हमें ये बताता है कि आपने 1 महीना ये जो लाइफस्टाइल आपने प्रैक्टिकली अमल किया, आपको एक चीज सिखा दी गई, एक ट्रेनिंग दी गई कि अगले 11 महीने आपने इसी तरह से रहना है। लेकिन हम अगले 11 महीने समझते हैं कि हम आजाद हो गए हैं, मतलब रमजान के बाद अब हम इजीली खाएंगे। सर रमजान के बाद नहीं, चांद रात हो जिनकी देर होती है और पूरी रात हम खाते रहते हैं। खवातीन चूड़ियाँ, मेहंदी, शॉपिंग, हर चीज़ रात को जा जा के और पूरी रात खाते हैं और अगले दिन बीमार होते हैं, फिर ड्रिप लगी होती है, ईद कैसी गुजरी यार, टीका लगा हुआ है, बरनुला लगा हुआ है, ये सारी। और जमील साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब अद्वियात आप लिख दें वो लोग खा लेंगे लेकिन तर्ज जिंदगी अपना बदलने को तैयार ही नहीं है। आज अगर किसी को बोलेंगे ना कि यखनी बना के बकरे का गोश्त लें, उसकी यखनी बनाएं देसी घी और काली मिर्च के साथ, आपको प्रोटीन इनटेक करनी है, आपके पट्ठों में प्रोटीन आएगी, आपके मसल्स को जो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर चाहिए, उसकी जो एनर्जी है उसको आप कहीं से देंगे ना, तो हम ये कहेंगे नहीं नहीं बकरे का गोश्त बड़ा महंगा है जी भाई, कहाँ से लें, जबकि उसकी चांपें खा लेनी है, जाके उसकी कढ़ाई बनवा के खा लेनी है। दवाई के लिए बात करेंगे तो डॉक्टर के पास जाके एक ताकत की ड्रिप लगवा लेनी है जिसमें ताकत इतनी क्या है कि बंदा जो है ना उसके बाद गाड़ी पे या एम्बुलेंस पे घर जा रहा होता है, इतनी कमाल की ताकत है उसके अंदर। और वो हमने 3-4 हज़ार 5 हज़ार की ड्रिप लगवा लेनी है। 10 हज़ार रुपए का इतना सा एक डब्बा कोई डॉक्टर लिख दे कि ये फूड सप्लीमेंट है, इसमें ये एनर्जी है, इसको दूध में है, इसमें विटामिन है, पता नहीं, वो हमने ले लेना है। और जहाँ से नेचुरली सोर्स है हमारा, उसको हम सोचते हैं कि भाई नमनेस क्यों होती है? देखिए, नमनेस उस वक्त होगी जब हम ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हरारत वाली चीज़ें हम वैसे ही बहुत कम कर चुके हुए हैं। तो वैसे ही डरा देते हैं कि गर्म होती है। हाँ जी, गर्म मतलब पाए खाने हैं, हाँ तो वो जी गर्म होते हैं, उसके बाद लस्सी ज़रूर पीनी है। तो ये कहाँ से बात आ गई? अगर पाए खाने हैं तो उसकी प्रोटीन लेनी है, उसके बाद फ़ौरन उसके ऊपर पानी नहीं डालना ना, या ठंडी कोई चीज़ नहीं डालनी, आप लस्सी डाल देते हैं। तो इसी तरह से चावल हैं, आलू गोभी है, उसके बाद सफ़ेद चने, जो इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि लाहौरिये कितने टन चने रोजाना खा जाते हैं। जो सफ़ेद चने हम नान और उसके साथ लगाते हैं, तो ये सारे तजाबी तो एसिडिटी पैदा करते हैं। काले चने देख लीजिए, जिसको हम घर में भी पका लें तो बहुत कम लोग उसको मुंह लगाते हैं या उसकी तरफ और जाते हैं। अगर पक भी जाए तो वो राइस के साथ ही खाते हैं। जाहिरी बात है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर हमारे यहाँ ये मसले हैं तो हमें प्रोटीन इनटेक करनी है, बकरे का गोश्त लें, उसके साथ लें, दूध जो है ना वो लिया जा सकता है। और उसके बाद एक चीज़ हमारे यहाँ जो ये कमर के पट्ठों के और ख़ास तौर पे एक बैठने का हमारा मसला है कि हम प्रॉपर जो हमारा पोस्चर है बैठने का वो सीधा नहीं उस तरह से है। जो जहाँ झुका हुआ है वो घंटों उधर ही बैठा हुआ है ऐसे करके, वो उसी में मस्त है। लैपटॉप है, कोई भी चीज़ है, तो एक तो हमें बैठना, फिर दूसरा है कि उठ के थोड़ा सा उठ के चले फिरें भी जब आपको सुस्ती आना शुरू हो, या किसी दूसरा हम एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ चुके हुए हैं, वॉक वो नहीं करते। और उसके लिए जो है ना पंबा दाना एक सफूफ है, पंबा दाना जो है ना ये मिलेगा पंसारी से, उससे लेके ये 500-700-400 रुपए किलो मिलेगा या 600 रुपए किलो मिलेगा। ये लेके तो आप इसको पिसवा लें, ठीक। और ये जो कपास होती है ना, कपास का जो बीज होता है, जिसको बनोला कहते हैं, ये उसी को तिब में पंबा दाना कहते हैं। और कमाल की चीज़ है कि अगर ये जो बनोला है, ये अगर गाय भैंस बकरी को डाला जाए, खिलाया जाए उसको, तो वो इतना कमाल का दूध गाढ़ा और उसके बाद उसके अंदर मक्खन
और देसी घी की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है और उसी का ही मगज़ जो है बनोले का, उसको पंबा दाना तिब में कहा जाता है और उसका वो मगज़ लेके पंसारी से मिल जाता है बड़ा इजीली, उसको लेके पिसवा लिया जाए, उसका पाउडर कर लिया जाए और उसका एक जो टेबल स्पून है वो सुबह निहार मुँह और 1 चम्मच रात को सोते वक्त अगर हम दूध के साथ, गर्म दूध के साथ लें और गर्म दूध में देसी घी डाल के लें तो ये जो हमारे कमर के मसले हैं, मोरों के मसले बने पड़े हैं और असल बेसिकली वहाँ पे मसल स्पॉम्स कर रहे होते हैं। ये देखें ना, ये इंसान है, ये खड़ा है, तो अगर ये इंसान खड़ा है तो इसकी ये फर्ज करें कि उंगली के पोर है, हम इसको समझते हैं मोरे हैं, तो अब अगर इसको यहाँ से दबाएंगे ना, ये देखें तो ये पट्टा दब रहा है, तो साथ ही आपका ये जोड़ जो है वो भी ऐसे कर रहा है। अब मसला यहाँ पे पट्ठों का है या असाब का है, इस पे इफेक्ट है, इसको क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी मोरे इधर उधर नहीं हो रहे। हर मोरे के साथ उजलात और असाब मौजूद हैं जो उसको मूव कराते हैं। किसी जगह पे एक साइड का मसल ज्यादा ताकत ले गया और दूसरी साइड वाले की ताकत कम हो गई तो वहां से मोरा इधर उधर आपको साइड पे नजर आएगा, उसकी दूसरी साइड वाले को ताकत दी जाए तो वो अपनी जगह पे पूरी मूव करेगा। किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है जो हमें यहाँ पे ये दिखेला जाता है कि नहीं जी हर काम आपका ऑपरेशन से होना है, मोरे का ऑपरेशन करवा लें, मोरे चेंज करवा लें, उसके बाद आप कूले चेंज करवा लें, उसके बाद आप घुटने चेंज करवा लें। विजिट पे वो सर्जरी कर देते हैं इस तरह के हाँ, 35 लाख रुपए के वो घुटने चेंज करते हैं और उसके बाद व्हील चेयर जो है वो खुद से लेनी पड़ती है लोगों को। तो हमें फितरत और नेचर के करीब आना है, फितरत और नेचर में उसका बेहतरीन इलाज जो है वो मौजूद है। बेहतरीन इलाज मौजूद है, बैक टू नेचर जैसे कि आपका स्लोगन भी है और वाकई आना भी चाहिए आवाम को बैक टू नेचर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जी डाइट अपनी बेहतर करें, अच्छा खाएं, हेल्दी स्लीप लें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, एक्सरसाइज करें, रूटीन बेहतर करें, जरूर दें। यस, ये सब कुछ करेंगे तो आप सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो अपना लाइफस्टाइल आपको बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि बीमारियां जो हैं वो आपके करीब भी ना आएँ। प्रोग्राम में वक्त तो ब्रेक का, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और वो सेगमेंट आ चुका है जिसका सबको इंतज़ार रहता है, सितारों का हाल और आपका वीक कैसा गुजरेगा। वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। मारूफ टैरो कार्ड रीडर दाऊद अहमद दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएं जी आज का हफ्ता कैसा रहेगा? एरीज से स्टार्ट करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ये वीक आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियाँ लेकर आने वाला है क्योंकि जनवरी का आखिरी हफ्ता होने क्या जाएगा, क्योंकि फेब में एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली चांद ग्रहण और फिर आपके सियारों की एनर्जी। तो ये वीडियो आपकी फरवरी में एक बड़ी अहम तब्दीली, क्योंकि बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। स्टार्स की एनर्जी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और फिर जिंदगियों के ऊपर भी असर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल, इस वीक की कार्ड ऑफ द वीक। एरीज वालों का क्या नजर आता है? देखें जी, ये वीक आपके लिए ढेरों जिम्मेदारियां लेकर आ रहा है। आपके पास बेशुमार कामों का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। बात करें आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की, तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में कामयाबियां मिलेंगी, खुशियां मिलेंगी और काम बढ़ता हुआ नजर आता है। मैरिज और रिलेशन में 50-50 एनर्जी है। अपने सोलमेट को वक्त दीजिए। एजुकेशन में तवज्जो बेहतर करने की ज़रूरत है तलबा तालबात को। हेल्थ की बात करें तो आपकी रूहानी हेल्थ अहम है इस वीक में। पानी के ऊपर सूरह फातिहा दम करके पीना आपकी एनर्जी को फोकियत देगा। ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं और पढ़ने के लिए या हय्यू या क़य्यूम और मून एनर्जी का मैसेज है, अपनी आरामदेह सोच से बाहर निकलें। कुछ मुख्तलिफ बुर्जोज़ा इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो बुर्जोज़ा इस वीक में बेहतरीन एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। आपके घर बार में एक बहुत पॉजिटिव चेंज नजर आता है। बात करें आप लोगों के जॉब और बिजनेस की, तो जॉब और बिजनेस बहुत ही जबरदस्त पावरफुल। काम में पॉजिटिव तब्दीलियां, पैसे आएंगे, एनर्जी पॉजिटिव, कामों में दिल लगेगा। बात करें आप लोगों की मोहब्बत की, तो मोहब्बत में सुकून महसूस करेंगे अपने सोलमेट से। और जनाब एजुकेशन की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है तलबा तालबात की। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी बहुत ही ज़बरदस्त है आप लोगों की इस वीक में। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, तो ट्रैवल की एनर्जी नजर आती है आप लोगों की। और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और मून एनर्जी मैसेज दे रही है, तब्दीली की जरूरत है। टॉरस भी बता दें, मिस कर गए। टॉरस वालों के इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक, तो टॉरस बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, कामों में बड़ा स्मूथ चलेगा
और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल इस वीक में आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बात करें आप लोगों के इस वीक में जॉब और बिजनेस की, तो जॉब और बिजनेस में कुछ डले हैं मामलात। आयत करीमा का विर्द रखिएगा, आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। मैरिज और रिलेशन की बात करूं तो मैरिज और रिलेशन में फजूल की बहस आपकी एनर्जी को ख़राब करेगी, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करिएगा। बात करें एजुकेशन तो बहुत अच्छी एनर्जी है एजुकेशन की। हेल्थ आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त है, वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवल बिल्कुल करिएगा। और पढ़ने के लिए या जल जलाले वाली कराम का विर्द और मून एनर्जी मैसेज दे रही है अपना ध्यान ठीक करें, अपना ध्यान ठीक करें। कैंसर वालों के इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक कैंसेरियन क्या करने जा रहे हैं, तो देखें कंफ्यूज है, प्रेशर है, बहुत सी चीज़ें क्लियर होना बाकी हैं जो कि आपको करना ही चाहिए, वरना नेगेटिविटी हो सकती है। जॉब और बिज़नेस की बात करें तो जॉब और बिज़नेस में बेहतरीन एनर्जी है। आपके कैरियर में, आपके मामलात में एक पॉजिटिविटी फील होगी। एनर्जी पैसे की भी है और कोई नया काम शुरू करने की भी है। बात करें आप लोगों के मैरिज और रिलेशन की तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपने रिलेशन में हैं और अपने रिलेशन को अहमियत देते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं बल्कि नरमी का रवैया अपनाइएगा। एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन तलबा ताल्लुकात की बेहतरीन है कैंसेरियन वालों की इस वीक में। हेल्थ की बात करूं तो सेहत के इश्यूज पैदा हो सकते हैं, जैसे दिल का मसला हो, हार्ट का मसला हो या ब्लड का मसला हो, तो इस चीज़ को आपने फोकियत देनी है। ट्रैवल एहतियात से कीजिएगा, बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अल्लाह पढ़ के। और पढ़ने के लिए आयतल कुर्सी है इस वीक में। और मून एनर्जी का मैसेज है जिन जवाबात की आपको ज़रूरत है वो आ रहे हैं। वाह जबरदस्त। लियो वालों के इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो लियो इस वीक में डबल माइंडेड नज़र आते हैं। किस बात के आप डबल माइंडेड हैं ये तो आपको देखना है, कुछ नया शुरू करने की कोशिश में आप डबल माइंडेड हैं इस वीक में। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में बिल्कुल खुशियां हैं, पैसा है, प्यार से मोहब्बत से डीलिंग करेंगे और अच्छी एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। मोहब्बत में ही प्रॉब्लम आपको नजर आती है, इसका मतलब डबल माइंडेड आप अपने प्यार मोहब्बत और फैमिली से मुतल्लिका हैं। और एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन की 70% अच्छी एनर्जी है, लेकिन मज़ीद आप तलबा तालबात अपनी तालीम को अहमियत दे सकते हैं। हेल्थ नहीं सही, गुस्सा हमेशा आपकी सेहत को ख़राब करता है। सेहत के लिए आप मेडिटेशन करें और ट्रैवल अगर ज़रूरी हो तो ज़रूर करें, लेकिन चीज़ें क्लियर करके। और पढ़ने के लिए ला हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की एनर्जी और मून एनर्जी मैसेज करिए कि एक मसला पेश आ सकता है इस वीक में, इसलिए एहतियात करिएगा। विर्गो वालों का इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो विर्गो ऑप्शंस, चीज़ों में मदद, कामयाबी, सफ़र और कोई बड़ी मदद और बड़ी नुसरत और कामयाबी हो सकती है। जॉब और बिजनेस की बात करें तो बेहतरीन एनर्जी है इस वीक में, कामों में बड़ा दिल लगेगा और कमाल के आप अपने कैरियर को देखते हुए नजर आते हैं। और बात करें मैरिज और रिलेशन की तो मैरिज और रिलेशन भी आपका अच्छा है इस वीक में। विर्गो के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। एजुकेशन बिल्कुल बेहतरीन है, कामयाबी मिलेगी। हेल्थ बेहतरीन रहेगी। ट्रैवल नहीं करना, एहतियात करिएगा। ट्रैवल में कुछ नेगेटिव चीज़ों को कवर करके, इसलिए वहाँ पे आप ला हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का विर्द रखिएगा। और जनाब मून एनर्जी का मैसेज है अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें। लिब्रा वालों के इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें बुर्ज मेज़ान, बेहतरीन एनर्जी है, कामयाबी है और आपका कोई दोस्त, आपका अजीज आपकी मदद करता हुआ नजर आता है। बात करें आप लोगों के जॉब और बिजनेस की तो जॉब और बिजनेस में सॉलिड फैसले, पुराने कामों का होना और नए कामों में एक नई जिद्दत का आना आपको नज़र आता है। मैरिज और रिलेशन की बात करें बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। फैमिलीज़ की तरजीहात को सामने रख के चलते हैं आप लोग। एजुकेशन की बात करें तो इस वीक में एजुकेशन बहुत अच्छी है। तलबा तालबात की हेल्थ नहीं सही, किसी बात को सर दर्द नहीं लेना और रात देर तक बिल्कुल नहीं जागना। और ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग थोड़ी सी एहतियात के साथ करिएगा। सूरह फलक और सूरह नास पानी पे पीना दम करके अच्छी एनर्जी। और मून मैसेज है आपको कुछ चीजें अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक की बात करूं तो कम्युनिकेशन, राब्ते, जितना आप अपने लोगों से, अजीज़ो कारब से और काम से मुतल्लिका राब्ते रखेंगे उतनी ही एनर्जी है। मगर राब्तों का मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करें और काम करें ही कुछ ना। जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में प्रेशर रहेगा, काम ज़्यादा है, इसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करिएगा। मोहब्बत में
चेंज है, एजुकेशन में अब ज़बरदस्त एनर्जी है, हेल्थ का ख्याल करना पड़ेगा, ट्रैवल कर सकते हैं और पढ़ने के लिए आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और मून मैसेज है अपने खौफ को निकाल के काम करें। सेजिटेरियस इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक, काम काफ़ी ज़्यादा, जिम्मेदारियां, सुस्ती और काहली से निकलना है सेजिटेरियस के लिए। एक ही अगर वर्ड्स की बात करूं, जॉब और बिजनेस क्लैरिटी मिल जाएगी, मोहब्बत में ख्वाहिशें पूरी होंगी और जनाब एजुकेशन में कामयाबी मिलेगी और हेल्थ में ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी है, सेहत आप अच्छा फील करेंगे। लिक्विड दूध और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा और ट्रैवल बैलेंस करके कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मून का मैसेज है ये वक्त कुछ करने का है, कुछ करने का है। कैप्रिकॉन वालों के इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक की बात करूं तो डिसीजन, 2-3 ऑप्शन और 1 डिसीजन इस वीक में आपको मिलेगा। बात करें आप लोगों के जॉब और बिजनेस, कुछ नया शुरू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। और जनाब बात करें आप लोगों की एजुकेशन, तालीमी रुझानात, मजहबी और आने वाले वक्त के बारे में प्लानिंग के साथ होंगे। हेल्थ की बात करें तो सेहत का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए। आप अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, इस वीक में सेहत का ख्याल रखना है। उसके लिए आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और औज़ बिल्लाह पानी दम करके पिएं और 7 मरतबा सूरह फातिहा भी पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा काम बर्डन आपकी सेहत को डिस्टर्ब करता है। और जनाब ट्रैवल एहतियात से करें, इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए इस वीक में ट्रैवल। और मून मैसेज है अपने माजी को पीछे रोक दें और आगे बढ़ें। वाह 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 वाह, माजी रहने की जगह नहीं है। एक्वेरियस वालों की इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो मोहब्बत है, प्यार है, शांति है, लव है। तो प्यार वाला ये हफ्ता है जी एक्वेरियस वालों के लिए। और अगर मैं बात करूं आप लोगों के जॉब और बिजनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट बात और फिर कामयाबियां। और बात करूं मैरिज और रिलेशन की तो ऑप्शंस, जिनके रिश्ते नहीं हुए, जिन बच्चे बच्चियों के, तो रिश्तों की अच्छी नवीद रिश्ते आ सकते हैं और अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। हेल्थ का ख्याल किया करें, क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक सर घूम जाता है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसका ख्याल करें। वॉक ज़रूर करें, ट्रैवल ना करें इस वीक में, अच्छी एनर्जी नहीं है। और पढ़ने के लिए सूरह इखलास का विर्द एनर्जी को बूस्ट करेगा। और मून मैसेज दे रहा है लेने की बजाय देने का वक्त है और अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। स्पाइसेस वालों का इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक की बात करें, नेगेटिविटी से बचना है। वो लोग जो आपसे हसद करते हैं, आपके काम रोकते हैं, उनकी खबर मालूम हो जाएगी, आप उनसे बचें ताकि कामयाबियां समेटें। जॉब और बिजनेस की बात करूं, ऑप्शंस आएंगी और अच्छी ऑप्शंस हैं। अपने कैरियर से मुतल्लिक़ आगे बढ़ने के लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और बात करें मैरिज और रिलेशन की तो मैरिज और रिलेशन में भी कामयाबी है। एजुकेशन की बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों की इस वीक का कार्ड ही एजुकेशन का है। स्पाइसेस वालों का हेल्थ की बात करूं, बैलेंस कर रहे हैं, अच्छी एनर्जी है सेहत की। ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं, पॉजिटिविटी है, कोई बड़ी खबर, बड़ा सफ़र पेश आ सकता है। और पढ़ने के लिए या रहीम या करीम का विर्द और मून एनर्जी मैसेज दे रही है आप लोगों को इस वीक में। जुर्रतमंद बने और पहला कदम उठाएं। जुर्रतमंद बने और पहला कदम उठाएं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसके अकॉर्डिंग जी आप अपना वीक प्लान कर लें। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और ये जो हफ्ता गुजरा है वीकेंड पे जनाब, आप मौसम के हवाले से ये अपडेट्स जो हैं वो देख रहे हैं। जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हैं जनाब, नथिया गली में बर्फबारी हो रही है, बरी में बर्फबारी हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त है। लाहौर में भी कल बारिश का इम्कान है। और आज भी जब हम आए थे तो सूरज कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया, ना आपने उसने किरणें बिखेरी। बादल ही बादल जनाब नजर आ रहे हैं और सर्दी का राज है। मजीद मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या है? हम देख रहे हैं कि उस तरह की कड़ाके की अब सर्दी नहीं है बस, लेकिन बारिश की वजह से मौसम जो है बड़ा खुशगवार है और सयाहों के लिए तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त सा मौसम है। तो हम जा नहीं सकते, हम वहाँ तक जा सकते हैं और बता सकते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की सूरत हाल बरकरार है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ मतला अब्र आलूद और मौसम शदीद सर्द रहेगा। गिलगित का टेम्परेचर देख
लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 1 और कम से कम -4 डिग्री तक गिरने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हम देख रहे हैं -4 और कम से कम -7 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। और अब बात कर लेते हैं सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर के मौसम की, जहां मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 13 और कम से कम 4 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 2 और कम से कम 0 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिश और दरमियानी से शदीद बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। KPK में मौसम की सूरत हाल ये है कि बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 14 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें, जैसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 5 और कम से कम -2 डिग्री गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, सवात, दीर, एबटाबाद, चारसदा, नौशहरा और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और अब नज़र डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 14 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 12 और कम से कम 2 डिग्री रहने की तवक्को है। रुख करें औलिया के शहर मुल्तान का, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 15 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द रहने के अलावा बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलोचिस्तान की, जहाँ शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहेगा। कोयटा का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 3 और कम से कम -1 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सूबा सिंध का मौसम, जहाँ अक्सर इलाकों में हम देख रहे हैं मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची का रुख करते हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 23 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 22 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जी तो नाजरीन, ये थी मौसम की सूरत हाल। मुख्तलिफ शहरों में क्या दर्जा हरारत रहेगा ये आपने जाना। अब हम बात कर लेते हैं मरी की, जहाँ गिरती बर्फ़ एक ख्वाब जैसी लगती है, लेकिन यही ख्वाब कभी कभी ड्रावनी हकीकत में बदल जाता है। मलिका कोसार मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला थम तो गया है, लेकिन होटल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं और मरी में मज़ीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सड़कें तो खोली जा रही हैं, लेकिन एबटाबाद की अगर हम बात करें, एबटाबाद से मरी जाने वाली मरकज़ी सड़क ताहाल अभी तक नहीं खुल सकी है। और इसी तरह झीका गली और MIT रोड क्लियर होना बहुत खुशाइंद है, मगर चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। इंतज़ामिया ने मरी में मज़ीद सयाहों की आमद पर पाबंदी लगा दी है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास साहब। उनसे हम जान लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों की जानिब से मैनेजमेंट थी अंडर योर लीडरशिप। हमने देखा कुछ सूबाई वज़रा भी वहाँ पर मौजूद थे जो कि कोशिशें कर रहे थे कि जनाब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। तो सर, अगर इस वक्त हम आपसे जानना चाहें तो हमें बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। कितनी गाड़ियाँ मरी के अंदर मौजूद हैं, कितनी पार्किंग एरिया से बाहर हैं और कितनी ख्वाहिशमंद हैं जिनको रोक दिया गया है, मना कर दिया गया है वहाँ पर आने से?
जी थैंक यू वेरी। अभी जो इस वक्त की सिचुएशन है, जैसे कि आप बता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी को 200 से ज़्यादा 200 किलोमीटर से ज़्यादा जो हमारी रोड्स हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ओपन कर ली हैं, जिनमें लिंक रोड्स जो हैं वो भी शामिल हैं। मरी के और कोटली सतियाँ दोनों हमारे एरिया चूँकि स्नोफॉल हुआ है। अभी हमारे पास जो इस वक्त की फिगर है वो अप्रॉक्सीमेटली 2,500 से 3,000 गाड़ियाँ ऑलरेडी मरी जो है वहाँ यहाँ पे मौजूद हैं। रोड्स क्लियर हैं। अभी जो वेदर है वो इस वक्त क्लाउडी है, कल के लिए स्नो की फोरकास्ट है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पे हम जिनको अकोमोडेट कर सकते हैं उनकी एंट्री ज़रूर इंश्योर करवाएं। और चूँकि यहाँ पे ट्रैफिक अवेयरनेस ना होने की वजह से प्रॉब्लम लोग क्रिएट करते हैं और अभी भी उसी तरह से लोगों में कोऑपरेशन या जो अवेयरनेस है उसका लेवल उस तरह से नहीं है। अभी भी लोगों ने ये जब इस गुज़श्ता स्पेल में रात के वक्त गाड़ियां जो है वो ऑन करके जो है मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर लोग जो है वो उसमें बैठे रहे, जिनको हमने एक एक करके हर जगह से निकाला। सो ऐसी सिचुएशन वो सेम 2022 वाली बनाने में बहुत सारे लोगों ने कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम ने 30 घंटे मुसलसल काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी अनटूवर्ड सिचुएशन इंसिडेंट यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ। दैट्स ग्रेट। ज़हीर साहब, हमने देखा भी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फुटेजेस इस तरह की हम देख रहे थे कि बहुत इंतज़ामिया एक्टिव नज़र आ रही थी और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए भी इंतज़ामिया वहाँ मौजूद थी। आवाम को भी चाहिए एहतियात करें और रूल्स को फॉलो करें, लेकिन ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता शायद समझ आएगी। अवेयरनेस तो फैला रही है इंतज़ामिया, अब आवाम पर है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं मरी और राब्ता सड़कों की क्या पोजीशन आपको नज़र आ रही है और किन रोड्स पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है? जी ये देखिए, जो मेन एंट्रीज हमारी जो होती हैं वो एक्सप्रेसवे और जीटी रोड से हैं, बल्कि जीटी रोड से ज़्यादा जो गाड़ियों की तादाद आती है, चूँकि बहुत सारे लोग आगे एबटाबाद और नथिया गली भी जाते हैं। तो हमने बहुत थोड़े टाइम में ये सारी रोड जो है इनको ओपन किया, क्योंकि ये जैसे स्नो होती है हम इस ऑपरेशन को रोक नहीं सकते, ये कंटिन्यूसली जारी रहता है। पहली प्रायोरिटी हमारी जो मेजर रोड्स हैं, एक्सप्रेसवे है, जीटी रोड है, इसी तरह से हमारे जो सिटी की रोड्स हैं उनको जो है वो खोलना हमारी जो है वो पहली प्रायोरिटी होती है। उसके बाद फिर हम लिंक रोड्स जो हैं, जैसे मरी और कोटली सतियों को मिलाने वाली रोड्स हैं या दीगर रोड जैसे हमारी कनेक्टिंग रोड्स हैं जहाँ पे उस तरह से ट्रैफिक नहीं होती उनको। तो अभी तक हमने तकरीबन 64 सड़कें जो हैं वो खोली हैं, जिनकी लेंथ तकरीबन 211 किलोमीटर है। अच्छा आगा साहब, मरी के मुसाफाती जो देहात हैं उनके रास्तों की क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ एम्बुलेंस या इमरजेंसी सर्विस पहुँचने के लिए रास्ते क्लियर है? जी कल का एक मैं आपको बताता हूँ, गहल डांडा और छजाना, ये एक बहुत हमारा फार फ्लंग एरिया है जो कि दरिया की तरफ जाता है और हमारे कोटली सतियाँ और मरी के दरमियान में। तो वो उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल क्लियर किया और वहाँ से एक जो हमारे पेशेंट थे रेस्क्यू करके उनको हम जो है हॉस्पिटल हमने पहुंचाया। जहां कहीं से इस तरह की कॉल है तो फिर हम अपनी प्रायोरिटी चेंज करके उसको क्लियर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इलाके अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेट नाइट तक जो है हमारी टीम्स फील्ड में रही। अभी भी सुबह से काम शुरू हो चुका है और जो बाकी मानदा इलाके हैं जहाँ पे इतनी ट्रैफिक नहीं है, रश नहीं है, उनको आप फोकस कर रहे हैं। सही। तो क्या मरी में दाखिले के लिए कोई खुसूसी ऐप या सिस्टम मुतारिफ कराने का इरादा है ताकि सयाह जो हैं वो घर से निकलने से पहले सूरत हाल जान सकें? जी डेफिनेटली, हमने अपने कंट्रोल रूम के नंबर्स, हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने भी एक अपनी वेबसाइट और इसी तरह से ऐप जो है वो डेवलप की है। हमारी एडवाइजरीज जो हैं वो हमारे डिप्टी कमिश्नर के पेज से, ट्विटर से, इसी तरह से हमारे जो पीडीएम में है वो गाहे बगाए एडवाइजरीज इशू कर रहे हैं। हमारे सभी ऑफिसर्स के सेल नंबर जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल हैं। हमारे कंट्रोल रूम जो है वो राउंड द क्लॉक काम करता है। तो अभी जो हमने फोरकास्ट है वो शेयर कर दी हुई है, 3 फेब तक हमने जो है वो उसको शेयर किया है और अभी उसमें मोस्टली ये दिन जो है क्लाउडी होंगे और कल जो है वो बर्फ़ के जो है वो कुछ उस हवाले से फोरकास्ट है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आगा ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे कि जनाब इंतज़ामिया मुतहर्रिक रही और किस तरह लोगों को रेस्क्यू किया गया, जो सड़कें हैं उन्हें क्लियर करवाया गया। तो बहुत ही अच्छा रोल इंतज़ामिया जो है वो प्ले कर रही है और जो हादसा अफसोसनाक पेश आया था चंद साल पहले उससे सीखा है हुकूमत ने भी, इंतज़ामिया ने भी और ख़ुद को तैयार भी किया है। अवाम को भी सीखने की ज़रूरत है। अगर कोई रूल बनते हैं, कानून होता है तो उस कानून को फॉलो करने के लिए अवाम की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। अगर इंतज़ामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है, अवेयरनेस फैला रही है, तो अवाम को भी चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करे, इस तरह की सूरत हाल के अलावा अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपकी तैयारी भी मुकम्मल होनी चाहिए ना। जिन जिन चीज़ों के बारे में आपको कहा जाता है कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए गाड़ी के अंदर, ये आपने काम नहीं करना कि हीटर चला के आप गाड़ी के अंदर बैठे रहें।
तो आप भी खुदारा इन चीज़ों पर अमल करें और अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगियों को महफूज बनाएं। मौसम के हवाले से ही जनाब मज़ीद जान लेते हैं। अब जिस तरह से आगा साहब कह रहे हैं कि कल भी बर्फबारी का इम्कान है मरी के अंदर, तो मुल्क भर में तो सर्दी की जनाब शदीद तरीन लहर है और कई इलाकों में तो जमा देने वाली सर्दी है। मामूलात ज़िंदगी भी मुतासर हो रहे हैं और इसी हवाले से अगर हम देखें तो जनाब जो लोग हैं वो कुछ प्लान भी कर रहे हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान विर्क साहब से जान लेते हैं कि जनाब क्या ये आखिरी स्पेल है या फिर आने वाले दिनों में भी कोई बर्फबारी हो सकती है? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान साहब, हमें ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी डिप्टी कमिश्नर मरी ये बता रहे थे कि कल जो है वो बर्फबारी दोबारा से मलिका कोसार में हो सकती है, तो क्या मरी नथिया गली में हम ये समझे कि ये आखिरी स्पेल है बर्फबारी का, या आगे भी हम कुछ देख रहे हैं फेब के अंदर भी कि फेब के आगाज में भी कोई बर्फबारी हो सकती है यहाँ पर? अभी ये जो बर्फबारी और बारिश वाला स्पेल है ये बलूचिस्तान में आज जो गुज़िश्ता रात है उसमें दाखिल हो चुका है। अभी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हो रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी भी जारी है। ये वाला जो स्पेल होगा यही आज रात को जो है वो बलाई इलाकों को हिट कर जाएगा, जिसमें बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मरी और गलियात में भी जो है, और इसके अलावा नथिया गली और ये जो कागान नारान के इलाके होंगे, यहाँ पर दोबारा से आज रात से बर्फबारी का भी आगाज हो जाएगा और ये कल तक रहेगा। उसके बाद जो है ना ये स्पेल जो गुजर जाएगा, उसके बाद चंद रोज जो है वो ब्रेक मिलेगी और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मजीद भी स्पेल पीछे आने वाले हैं, जिनसे जो है ना ये अभी आप ये ना कहेंगे ये जो है बारिशों का स्पेल खत्म हो जाएगा, ये अभी मजीद आ सकता है। अच्छा इरफान साहब, माहिरीन कह रहे हैं कि पोलर वर्टेक्स की वजह से सर्दी पाकिस्तान का रुख करी है, तो क्या ये साइंसी तौर पर दुरुस्त है या ये महज एक आम मगरबी हवाओं का दबाव है? मैं अभी भी आज की बात करूं तो आज जो कराची में टेम्परेचर गया है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड गया है, लाहौर में 3 डिग्री सेंटीग्रेड गया है सुबह जो टेम्परेचर है, और इसी तरह जो इस्लामाबाद 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं, ये पहले भी इसी तरह होते हैं, बल्कि जो इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत है वो -4 तक भी गया हुआ है, इसी तरह लाहौर का भी माइनस में गया हुआ है। तो ये जो अभी ये कहा जाता था कि पोलर वोर्टेक्स की वजह से जो बहुत ज़्यादा जो है वो शिद्दत वाली सर्दी होगी, ये नॉर्मल सर्दी पड़ रही है। कभी सर्दी 1-2 दिन में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, फिर वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, ये कंटिन्यूसली नहीं है। तो इस तरह ये सर्दी का जो सिलसिला है ये आने वाले दिनों में भी रहेगा। अच्छा इरफान साहब, अगर हम गुज़श्ता सालों से इस साल की सर्दी का बर्फबारी का मवासना करें तो जनवरी के इस आखिरी अशरे में दर्जा हरारत की गिरावट कितनी गैर मामूली है, और लोग जो कह रहे हैं कि जनाब बर्फबारी जो है ख़ास तौर पर इसने कई साल रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस बार जो बर्फबारी हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है मरी नथिया गली वाली साइड। देखिए ये जो मरी में इससे पहले भी बर्फबारी जो है ना वो हो चुकी है जी, और होती है बर्फबारी, इसमें ऐसा कोई शक नहीं है। लेकिन ये वाली जो अभी बर्फबारी हुई है ये थोड़े टाइम में ज्यादा बर्फबारी और फैलाव इसका थोड़ा सा ज्यादा था, और कुछ इलाकों में ऐसी बर्फबारी हुई कि जहाँ पर मरी से हटके हुई कुछ इलाकों में। तो ये इस तरह का सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी जो मरी में हमारा है वो पहले भी जो है ना वो बर्फबारी होती है। पिछले चंद सालों से जो है ना वो इतनी बर्फबारी नहीं हो रही थी, लेकिन ये दोबारा से जो है वो बर्फबारी हो, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले भी बर्फबारी हुई है। सही। अच्छा इरफान साहब, कोयटा और कलात में दर्जा हरारत -15 तक जाने की पेशगोई है, क्या वहाँ की मकामी आबादी को सर्वाइवल किट की जरूरत पड़ सकती है? कौन से इलाके की बात की, दोबारा बोलिएगा। हम कोयटा और कलात की बात करें। जी, कोयटा और इन इलाकों में माइनस में टेम्परेचर पहले भी जाता है जी। माइनस जो पहली सर्दियां हैं उनमें भी जो है ना कोयटा में -4 -5 इस तरह पहले भी टेम्परेचर जो है वो जाते रहे। ठीक। अच्छा इरफान साहब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के साथ क्या कोई खुदा न खास्ता बर्फानी तोदों का खतरा भी है जो कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखें जी, इस हवाले से महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी जो है वो ऑलरेडी जो है जुमे वाले दिन जारी कर दी थी, और इसमें वो लिखा गया है कि जो लैंडस्लाइड जो है उसका भी अंदेशा है, और एवलांच जो होते हैं जो बर्फानी तोदे जो गिरते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है, साथ ही ये स्पेल आ गया है, तो वो भी जो है ना वो है कि वहाँ पर बर्फानी तोदे
भी हो सकते हैं। इसलिए सैरो सियाहत पर जाने वाले सियाह हजरात हैं उनको हम हर अपना जो जब भी कोई इस तरह का सिचुएशन होती है तो उनको आगाह किया जाता है, आगाह किया उनको जाता है, तलकीन सही। की जाती है कि जो है ना इसको जो है ना वो देखकर जो ठीक। मौसम की एडवाइजरी है उसको देखकर फिर जाएं। सही, बहुत शुक्रिया इरफान वर्क आपके वक्त का, और मौसम की एडवाइजरी देखकर ही ट्रैवल करें। मुख्तलिफ इलाकों या शहरों का जो लोग रुख कर रहे हैं, सियाहती मकामात का रुख कर रहे हैं, उनके लिए एडवाइजरी है और कानून के मुताबिक अमल भी करें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं मज़ीद बारिशें जिस तरह की बताई जा रहा है कि मज़ीद बारिशें भी होंगी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी होगा, और बर्फबारी ये भी खबर होगी। देने से पहले हम आपको ये बता दें कि जनाब ये खुशखबरी हम आपको तभी मुकम्मल देंगे जब आप अपनी तैयारी मुकम्मल करेंगे जी। जाने के लिए, और जो अभी रह गए हैं महरूम हैं बर्फबारी देखने से, तो जनाब दिल छोटा मत करें, अभी चांस आपके पास है, जरा हौसलों को बर्फबारी जवान है। रखिए अपने, बर्फबारी होने वाली है आगे। ये आप कोई मुझे आखिरी बातें सुना रहे हैं स्पेल नहीं कि है, दिस आगाज़ इज में नॉट द मैंने एंड ऑफ द वर्ल्ड। मजीद भी जनाब बर्फबारी यानी भी कि अभी होनी है, ऑप्शन बाकी है। ऑप्शन बाकी है, बारिशें भी होनी है, तो जनाब कमर भी कस लें, सामान भी पैक कर लें और तैयारी आप रखें जनाब, बर्फबारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब मेरे ख्याल से तो मुझे लगा आप कहने लगे कि अभी हम चलते हैं ब्रेक पर या वक्त ब्रेक का देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और क्या आप महसूस करते हैं कि आप हर वक्त खाने के बारे में सोचते रहते हैं? ये तो है वैसे, पेट भरने के बावजूद दिमाग में मुसलसल यही सवाल गर्दिश करता रहता है कि अब क्या खाऊं, और माहिरीन अब इस कैफियत को फूड नॉइस कहते हैं। और ये भी देखेंगे कि क्या ये कैफियत लाहौर और उसके गिरदोनवा में ज़्यादा पाई जाती है, गुजरांवाला की हद तक, या फिर ये हर जगह ही है? तो जनाब ये जानेंगे कि ये क्या कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर ये कोई ज़हनी कैफियत का नाम है जिसमें बार बार खाने के ख्यालात आते हैं, जिस्मानी भूख के बगैर भी हमारे दिमाग पर ये ख्यालात हावी रहते हैं, और अगर हम इनसे बचने की कोशिश करें तो सोशल मीडिया पर कोई खाने पीने कोई वाली ना कोई चीज़ें ऐसी वीडियो आ आती हैं, जाए। और रात को 12 के बाद तो वैसे ही आती हैं। तो आज के जदीद दौर में जनाब ये देखेंगे कि खाने की दस्तयाबी, सोशल मीडिया पर फूड वीडियोस और सख्त डाइट कल्चर ने इस मसले को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस अहम टॉपिक पर बात करेंगे कि फूड नॉइस क्या है, इसके असरात क्या हैं और इससे निपटना कैसे है। तो हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर इशल साकिब। डॉक्टर इशल, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। बताइएगा कि ये फूड नॉइस और आम भूख, इनको हम किस तरह से अलग कर सकते हैं, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है दोनों? अच्छा, फूड नॉइज जो बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। ये ऑब्वियसली ये मेंटली रिलेटेड सिचुएशन है। इसमें ये होता है कि आप कांस्टेंट थॉट्स होती हैं आपको फूड की, यानी कि आप हर वक्त खाने के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर आपने नाश्ता कर लिया तो आप सोच रहे हैं कि लंच क्या करना है, लंच कर लिए तो आप स्नैक के बारे में सोचने लगे। तो एक कांस्टेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि अब मैं क्या खाऊं। और उसके अलावा जो अगर आप भूख से डिफरेंशिएट करने को कह रहे हैं, तो भूख जो है ऑब्वियसली जब आपको भूख लगती है, जब आपकी बॉडी लो ऑन एनर्जी होती है, जब आपकी ग्राउलिंग स्टार्ट होती है आपके स्टमक के अंदर, तो फिर उसको भूख को कैटेगराइज करते हैं। जो भूख होती है फिजिकल पेन के साथ या फिजिकल सिम्टम के साथ आती है, whereas जो फूड नॉइज है वो कोई सिम्टम नहीं होती, वो एसिम्टोमेटिक होती है। वो सिर्फ आपकी थॉट्स होती है जो आपको प्रोवोक कर रही होती हैं खाने के लिए। तो इससे ऑब्वियसली सोशल एंजाइटी भी बिल्ड होती है। whereas जो नॉर्मल हंगर होती है उसमें सिर्फ आप ये कि जब आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, आपने खाना खा लिया, सैटिस्फैक्टरी लेवल रीच कर गया, तो यू आर मोर देन इनफ, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं और उसके अलावा आपको और खाने की जरूरत नहीं पड़ती। whereas फूड नॉइज में ये होता है कि आपको कॉन्स्टेंटली दिल करता है, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल सेवरी खा लिया, मुझे मीठा खाना चाहिए, अब मीठा खा लिए तो ड्रिंक पीनी चाहिए, पानी नहीं, किसी और चीज से प्यास बुझेगी। लेट्स से कोई कोल्ड ड्रिंक है, उसी को पी के मेरी प्यास बुझेगी। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस है। फूड नॉइस होती है, और या फिर ये कह लें कि भूख में जो है वो पेट से आवाजें आती हैं और फूड नॉइस में दिमाग से आवाजें आ रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ बिल्कुल होता है। ऐसे ही है। अच्छा इशल, ये कोई नई जो टर्म है ये अभी इन्वेंट हुई है या पुराने वक्तों में भी ऐसा कुछ होता था, या अब ऑप्शंस इतनी आ गई हैं, खाना इतना देख लिया जिसकी वजह से ये एक नई टर्म हम सुन रहे हैं कि फूड नॉइस भी कोई चीज़ होती है? बिल्कुल पहले इस तरह ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, बिकॉज ऑब्वियसली पहले जो लोग थे उनका वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन करते थे, उसके बाद खाना खाते थे, खाना खा के सैटिस्फैक्टरी लेवल रीच हो जाता था और बस वो बस कर देते थे। और उनकी टाइमिंग्स होती थी ये डॉन एंड डस्क के टाइम पे, यानी सूरज जब तलू और गुरूब होता है उस टाइम पे खाने की आदत होती थी, जो पहले हमारी जनरेशन देखी जाती है। उसके बाद खाना नहीं खाया जाता था। अब बहुत ज्यादा प्रमोट हो गई, इसीलिए टर्म भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा यूज की जा रही है। उसकी वजह ये है कि हम लोग सोशल मीडिया पे फॉर एग्जांपल आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको खाने की रील्स आ रही हैं, ऑब्वियसली आपको खाने को दिल करता है। तो ये सब चीजें जो फैक्टर्स होते हैं, मुकबैंग वीडियोस हैं, बहुत ज्यादा लोग वो देखते हैं, उनकी बहुत ज्यादा ऑडियंस है।
उससे भी खाने की थॉट्स जो हैं वो आपके आती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब कोरियन कल्चर है, उसमें भी मुकबैंग वीडियोस बहुत बनाई जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारी यंग जनरेशन में, जेन जी, जनरेशन अल्फा, इन सब में खाने कोरियन फूड की बहुत क्रेविंग होती है। तो जो ये फूड नॉइज होती है ना, बेसिकली क्रेविंग स्पेसिफिक होती है। लेट्स से कि हम कहते हैं कि हमें नॉर्मली भूख लगी है तो हम कहते हैं कि अंडे खा लेते हैं या फिर लेट्स से रोटी खा लेते हैं, लेकिन फूड नॉइज में होता है कि आप सिर्फ क्रेव ही रामेन को कर रहे होते हैं या सिर्फ बिरयानी की क्रेविंग हो रही है, आपको उसी चीज को खा के आपकी भूख खत्म होगी। अगर आप वो पर्टिकुलर चीज नहीं खाते तो यू विल एंड अप ईटिंग अ लॉट ऑफ अदर स्टफ एंड देन यू विल एंड अप ईटिंग बिरयानी या फिर चॉकलेट या फिर रामेन जो आपने सोचा हुआ है अपने माइंड में। तो ये फूड नॉइज है और ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो उसमें बहुत ज्यादा काउंट करते हैं, जो कि अब बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया सोशल मीडिया की वजह से। डॉक्टर इशल, बिल्कुल सोशल मीडिया का भी किरदार है, उसके अलावा भी बहुत सारे किरदार हैं, उन पर बात करेंगे। जैसे मतलब आपने बात की, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि पहले इतनी ऑप्शंस नहीं थी, लिमिटेड चीजें होती थी और बंदा कहता था यार ये खाना ही है तो इससे पेट ही भरना है ना, तो भर लेते हैं। कम खाते थे लोग और सादा ग़िज़ा खाते थे। अब तो ऑप्शंस एक तो बहुत ज़्यादा है और फिर रेस्टोरेंट के जो मेन्यूज़ हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं, इतने ज़्यादा हो चुके हुए हैं कि पहले तो आपको समझना पड़ता है कि ये है क्या, ये कौन सी फैंसी चीज़ है। और फिर जब इतनी ऑप्शंस आती है तो बंदा कहता है यार ये सब मैंने ट्राई ज़रूर करना है, एक ही ज़िंदगी है, ये ना हो कुछ मिस हो और मैं निकल जाऊँ। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि आप जो और फैक्टर्स की बात कर रहे हैं उनमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है। एक तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया एक मेन फैक्टर है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो हम लोग जो है स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आइसक्रीम का पूरा टब खा जाते हैं। स्ट्रेस में क्या होता है, बहुत सारे लोग इस तरह के भी जो हंग्री नहीं फील करते या फिर जिनको फूड नॉइज की जो सेंसेशन है वो नहीं होती, लेकिन कुछ लोग जो इस तरह के हैं जो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और पर्टिकुलर चीजें खाते हैं। लेट्स से आइसक्रीम ही खानी है, चॉकलेट ही खाएंगे तो डोपामिन हिट करेगा। एक और फैक्टर ये भी है कि हम लोग स्नैक्स और अब ये बहुत ज्यादा जो हमें बिस्किट्स मार्केट में अवेलेबल हैं या फिर फास्ट फूड अवेलेबल है, उसकी वजह से क्या होता है कि कांस्टेंट डोपामिन हिट होते हैं, यानी प्लेजर का जो हार्मोन है वो आपको ऑब्वियसली बार बार वो रीच करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको कॉन्स्टेंटली दिल करता है दोबारा से डोपामिन हिट का, दोबारा से आपको जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो हो जाता है। हमारे दो हार्मोन्स हैं, ग्रेलिन है, लेप्टिन है, इन दोनों हार्मोन्स का काम है हमें हंग्री फील करवाना या फिर फीलिंग ऑफ फुलनेस देना। इसकी जो है हमारे डिस्ट्रप्शन हो गई हुई है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली हम सोते नहीं है प्रॉपर, लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी हो सकता है, पीसीओएस की वजह से भी हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से। उसके अलावा और मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आप प्रॉपर एक्सर्शन नहीं कर रहे, आप खाने के बाद वॉक नहीं कर रहे, आपका पानी का इंटेक अच्छा नहीं है, या फिर अगर आप डाइटरी पैटर्न इस तरह के फॉलो करें जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है या कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है, या फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही नहीं है, सिर्फ वेजिटेबल्स हैं, या फिर सब कुछ है लेकिन ऑयल नहीं है, तो जब आप एक फूड ग्रुप निकाल देते तो भी इस फीलिंग का बहुत ज्यादा बढ़ जाना एक बहुत कॉमन फैक्टर है। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक एम्पल डाइट नहीं ले रहे तो ये सब फैक्टर्स बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। इशल, ये वाला फैक्टर कितना डोमिनेट करता है कि हम देखते हैं सादे सादे खानों के भी ना नाम बड़े इतने एक्सपेंसिव और इतने मज़ेदार से लिखे होते हैं, वो बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। मेरे साथ इवन ऐसे, और मेरी फ्रेंड थी, उनके फादर ज़रा इतना एक्सपोजर नहीं था रेस्टोरेंट का, उनको हम ले गए तो वो दिल कुशा लिखा हुआ था, उन्होंने कहा जी हम यही खाएंगे, दिल कुशा, कुछ दिल कर रहा है खाने को, और वो पता चला साग था, आम घर में खाता। तो ये कितना ज़्यादा फैक्टर जो है वो डोमिनेट रेस्टोरेंट्स में जाए इस तरह के नाम हो। बिल्कुल ऐसे ही है, रेस्टोरेंट्स में जाएं नाम भी इस तरह के होते हैं, बल्कि हमारे पाकिस्तान में कम है। अगर हम बाकी कंट्रीज में देखें तो उन्होंने फूड का फॉर एग्जांपल लेट्स से एक राइस की डिश है विद प्रॉन्स इन इट, तो उन्होंने प्रॉपर वो स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते ये रियल फूड है या नहीं, तो लोग जनरली मेन्यूज देखे बगैर उन चीजों को देख के ज्यादा पिक कर रहे होते हैं ऑप्शंस। तो उसमें क्या होता है कि जब आप इस तरह के ऑप्शंस कॉन्स्टेंटली देखते हैं और आपको ऑब्वियसली देख के खाने को जो दिल करता है वो बहुत ज्यादा प्रोवोक करता है उस फीलिंग को। आपने नहीं भी खाना, यू पासिंग बाय अ मॉल या फिर आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर से गुजरे हैं, इस तरह के 3D साइंस होंगे या इस तरह की एडवर्टाइजिंग होगी, या ऑब्वियसली जैसा माम ने बताया कि नाम इतने फैंसी होते हैं कि आपको एक अल्टीमेट सी एक अर्ज होती है कि हम इसको ट्राई करें, ये आखिर है क्या। तो जो है बहुत ज्यादा इस चीज से ऑब्वियसली प्रोवोक होता है। देन अगेन सोशल मीडिया बहुत ज्यादा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। अब एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया। फॉर एग्जांपल अब स्नैपचैट है, आप फ्रेंड्स हैं, कोई एक फ्रेंड है खाने के लिए गई है और कोई फैंसी रेस्टोरेंट है विद अ डिश, तो ऑब्वियसली बाकी फ्रेंड्स को जब वो स्नैप सेंड करेंगी तो सब में अल्टीमेट अर्ज होगी, तो ये भी एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अच्छा इशल, चीनी, नमक और प्रोसेस ग़िज़ाएं ये हमारे दिमाग को, हमारी बॉडी को ये किस तरह से मुतासर करती है?
अच्छा, शुगर जो है ना बेसिकली वो हाइपर एक्टिविटी कॉज कर देती है। अगर आप बच्चों की बात करें उनमें भी, बड़ों की बात करें उनमें भी, हमें एक शुगर रश होने लग जाता है। और जिन लोगों को आपको पता है आदत हो जाए, लेट्स से आप पहले शुगर नहीं खाते थे लेकिन अब आपने कॉन्स्टेंटली आदत बना ली खाने के बाद थोड़ा सा इशल, मीठा ये खाने की, सुस्त तो लोगों के आपकी लिए, बॉडी सुस्त urge लोगों होगी, को फिर शुगर desire खिलाना होगी कि ठीक आप है? मीठा खाएं। अगर ये हाइपर एक्टिव करती है तो सुस्त लोगों को शुगर खिलाना ठीक है थोड़ी बहुत? नहीं, सुस्त लोग हाइपर एक्टिव और तरह से हो जाएंगे। हाइपर एक्टिविटी की भी फॉर्म्स हैं। हाँ। मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली बहुत ज्यादा एक्सर्ट करने लग जाते हैं, एट टाइम्स ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, एट टाइम्स कांस्टेंट थॉट्स आने लग जाती हैं। बहुत ज्यादा थॉट्स आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगी, बहुत ज्यादा पुरानी बातें भी याद आ सकती हैं। लाजमी नहीं कि फिजिकल एक्सर्शन हो, डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सही। तो इसी तरह के नमक की बात की जाए, जो सॉल्ट वाली बहुत ज्यादा या फिर हिडन सॉल्ट जो है, हमें एट टाइम्स इतना सॉल्टी खाना नहीं लग रहा होता लेकिन वो हिडन सॉल्ट होता है जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट ठीक। यानी चाइनीज सॉल्ट है। अब भी इंडस्ट्री में बहुत जगह एट टाइम्स यूज हो रहा होता है, जो हम लोग पाकिस्तान में बैन है वैसे मिलना, लेकिन इंडस्ट्री में फिर भी यूज हो रहा होता है यूज होता है। MSG। तो इसीलिए जो है ये MSG भी हिडन सॉल्ट होते हैं, इससे बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर राइज करने के चांसेस होते हैं। अगेन आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा नाइट्रेट्स जब उसे मिल रहे होते हैं तो वो भी डिस्ट्रक्शन कॉज कर देता है, वाटर रिटेंशन भी हो जाती है। तो इस तरह ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। प्लस अगर बहुत ज्यादा फैटी खाना भी खाते हैं तो अगेन वो ऑब्वियसली एक फैट की सर्टेन अमाउंट आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है। उसके अलावा जो भी आप फैट खाएंगे वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा, वो भी डेंजरस है आपके हार्ट के लिए, आपकी आर्टरीज के लिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत इंक्रीज कर देगा, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सब फैक्टर्स है, जब ये मॉडरेशन में लिए जाएंगे तो आपकी बॉडी को कोई भी मसला नहीं करेंगे। इसीलिए कोई भी फूड ग्रुप रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन की वजह से फूड नॉइज जैसी चीजें जनरेट करती है जिससे आपको अच्छा ऑटोमेटिकली इशल, और लास्टली बताइएगा इससे निमट कैसे सकते हैं? डाइट क्या हो सकती है अमली तौर पर? अगर ऐसे हमें क्रेविंग हो, एकदम से दिल करे तो क्या करना चाहिए? इस आवाज को खामोश कैसे किया जा सकता है या कम कैसे किया जा सकता है? अच्छा, बिल्कुल, इसको खामोश करने का एक बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप सब फूड ग्रुप्स इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में। हम लोग क्या करते हैं कि डाइट कल्चर इतना प्रमोट हो गया कि हमने कुछ चीजों को गिल्ट के साथ रिलेट कर दिया है। जिस तरह रोटी चावल हमें गिल्ट होता है ज्यादा खा के, चावल ज्यादा खा के गिल्ट हो गया, रोटी ज्यादा खा के गिल्ट हो गया, किसी खाने में हल्का सा ऑयल हो हमें गिल्ट हो जाता है। फर्स्टली इस गिल्ट को खत्म करना। बिल्कुल, ये जो गिल्ट होता है ना खा के, या तो आप खाएं ना, अगर खा लिया तो फिर आप गिल्ट ना पालें, क्योंकि जब गिल्ट होता है तो दिमाग जनाब आपके सिग्नल्स भेजता है और फिर बॉडी जो है वो मजीद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और उसके बड़े मनफी असर जो है वहाँ आना शुरू हो जाते हैं। बहुत से जिंदगी में हम ऐसे मामलात करें तो जो करके हमें गिल्ट होना चाहिए। एटलीस्ट खाना खा के गिल्ट नहीं होना चाहिए। खाना खाएं, खुशी के लिए खाएं, जी भर के खाएं, जैसे दिल करता है खाएं, लेकिन और जो ऑप्शन अवेल नहीं भी की होती उस पर भी गिल्ट हो रहा होता है इंसान को। ये भी होता है। और मुझे तो अक्सर ऐसे तो रेस्टोरेंट में जाऊं तो मुझे लगता है कि अगर मैंने एक डिश ये वाली मंगवा ली तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाए। तो फिर मैं अगर एक खा गई हूं तो पूरा दिन सोचती रहूंगी वो भी खा लेनी आप चाहिए। कहती हैं मेन्यू में ये खा लिया, ये रह गई हैं, दिन को ट्राई फूड नॉइस वैसे होती है कॉमनली हर इंसान। लेकिन आप जनाब सादा ग़िज़ा खाएं और भूख लगने पर ही आप खाएंगे। ये सादे से असूल है, इन्हें अपनाएं, सेहतमंद रहें। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि अब आपकी निजी जिंदगी के छोटे छोटे झगड़े आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। इस्लामाबाद में नाफिज होने वाला घरेलू तशद्दुद एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2026 एक ऐसा कानून है जिसने नफ्सियाती अजियत की नई तारीफें जो है वो मुतय्यन की हैं। अब किसी को बिला जवाज़ तलाक की धमकी देना या दूसरी शादी का डर पैदा करना ये महज ज़ुबानी तकरार नहीं बल्कि काबिल सज़ा जुर्म होगा उज़ैर। और इसमें अहम बात यह कि ये कानून किरदार कुशी और स्टॉकिंग जैसे जदीद दौर के मसालिम का भी अहाता करता है। माहिरीन कहते हैं कि ये तलाक की लटकती तलवार से औरत को निजात दिलाने की कोशिश है, मगर सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है कि क्या घरेलू रिश्तों के तवाज़ुन में ख़वातीन को गैर ज़रूरी इख्तियारात मिल गए हैं? क्या इससे हमारा ख़ानदानी ढांचा बिखर जाएगा? तो आज हम इन तमाम शिकों का बारीक बीनी से जायज़ा लेते हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सिद्रा असदुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्रा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 इस्लामाबाद में तो नाफिज हो गया है। जो नफ्सियाती या घरेलू तशद्दुद इस एक्ट में शामिल किए गए हैं, क्या हमारे निज़ाम में इनको साबित करने की सलाहियत है या फिर ये कानून सिर्फ मुकदमात की भरमार ही करेगा?
अच्छा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप ये देखिए कि हमारे पास जो पाकिस्तान पीनल कोड है वो तो इसके ऊपर एक पूरा पैरामीटर देता है, लेकिन जहाँ पे बात आती है आपके मेंटल टॉर्चर को साबित करने की, हेंस इट इज नॉट द फिजिकल टॉर्चर, उसका आपके जिस्म पे जो है वो निशान नहीं पड़ रहा, तो मेंटल टॉर्चर को साबित करने के लिए हमारे पास अभी भी लॉज के अंदर अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। फिर उसी के अंदर एक दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास जो है वो स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिस्ट की और स्पेशलाइज्ड साइकाइट्रिस्ट की, वैसे कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के दरमियान भी एक डिफरेंस होता है। सो वो मौजूद नहीं होते एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी। आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो बैठा हुआ होता है, लेकिन आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ योर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस या आपके फिजिकल हर्ट की बेसिस के ऊपर जो है वो अपनी रिपोर्ट बना रहा होता है, लेकिन अभी तक जो है कानून इसके ऊपर साइलेंट है। सही। अच्छा सिद्रा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि लफ्जी तकरार नहीं हो सकेगी, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, या डराना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, इस सूरत हाल में ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के बजाय वो सेपरेशन वाला एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो दोनों इरिटेट होंगे एक दूसरे से और ज़ुबानी तकरार भी नहीं हो सकेगी, तो आदमी के पास और बहुत रास्ते हैं, तलाक नहीं देगा तो दूसरा टॉर्चर कर लेगा, कोई अफेयर चला लेगा, उस तरह से भी तो औरत टॉर्चर ही होगी। अच्छा, देखिए शादी का बेसिक मकसद क्या है? शादी का मकसद है सुकून वाली जिंदगी। और टॉक्सिसिटी की जहाँ तक आपने बात की है या इनफिडेलिटी की बात की है, फिर चला लेगा तो वो इस सिचुएशन में भी तो मारा जाएगा ना, उस पे भी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उस पे चीटिंग का जब इल्जाम साबित हो जाएगा। टॉक्सिसिटी से बचने के लिए और रिश्ते को या ये जो फैमिली यूनिट है इसको एक स्मूथ करने के लिए या इसमें हमांगी पैदा करने के लिए इस किस्म की लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ी। देखिए कानून कब आता है किसी भी सोसाइटी में कि जब उसकी जरूरत पड़ जाती है। आपके पास अगर इस किस्म के केसेस का जो रिपोर्टिंग है वो बढ़ रही है, जहाँ पे हरासमेंट की बात आ रही है, हमने कानून शुरू हुआ था वर्क प्लेस हरासमेंट से, कानून शुरू हुआ था आपका जो है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से, होते होते अभी आपके घरों की दहलीज के अंदर तक पहुंच चुका है। तो उसके पीछे फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व हैं? आपके पास केसेस इस तरह की रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें ज्यादातर मेंटल टॉर्चर है, जिसमें ज्यादातर इमोशनल अब्यूज है, वर्बल वायलेंस है, तो वहां पे कानून को इन पैरामीटर्स पर लाने की जरूरत पड़ी। अब बात आप ने की धमकी की, देखिए दूसरी शादी मर्द का शरई हक है, मर्द का कानूनी हक है, लेकिन अपने उस हक को वो जब हम शरीयत से उठा के देखते हैं तो वहां पे पहली बीवी की मर्जी का होना जरूरी है। मैं इजाजत की बात नहीं कर रही, इजाजत तो अल्लाह ने उसको दे दी, वहां पे पहली बीवी की मर्जी का शामिल होना जरूरी है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी औरत ये अमल बर्दाश्त नहीं कर सकती, और एक ऐसी चीज कि जिसके ऊपर एक औरत ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है, उसको मजीद मेंटल टॉर्चर दिया जाए, तुमने ये ना किया तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तुमने वो ना किया तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। एक वो अमल जिसकी आपको अल्लाह ने इजाजत दी हुई है, आप उस अमल को नेगेटिवली यूज कर रहे हैं एज अ वेपन ऑफ हरासमेंट या एज अ टूल जहाँ पे आप उसको मेंटल वायलेंस दे रहे हैं। तो वो टूल या वेपनाइज करके आप अपने हक को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत है और उसके ऊपर कानून ने कदगन लगाई है। सही। अच्छा सिद्रा, पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है। नए कानून में शौहर के अलावा किसी और के साथ रहने पर मजबूर करना तशद्दुद करार दे दिया गया है। तो क्या इसका निशाना हम देखें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है क्या? क्या सास ससुर के साथ रहना अब कानूनी तौर पर जुर्म भी बन सकता है अगर खातून नहीं रहना चाहती तो? देखिए ये हक है औरत के पास, और ये हक तो आप अगर इस्लामिक टीचिंग्स को उठा के देखें तो वहां पे भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में महरम ना महरम के बहुत से इश्यूज आते हैं कि जहाँ पे औरत जो है वो अपने जेठ के लिए, अपने देवर के लिए, उनके बच्चों के लिए एक नामहरम है। अगर आप उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट को उठा के देखें तो इसके अंदर नेगेटिव चीजें कम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम गलत नहीं है, बुरा नहीं है, मैं उसको बिल्कुल गलत या बुरा नहीं कहती। हमारा कल्चर है, हमारा ईस्टर्न कल्चर है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते
बोलते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर अगर औरत को ज़हनी तशद्दुद का शिकार किया जा रहा है, हम ये भी देखते हैं बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि जहाँ मियाँ बीवी के दरमियान इतने लड़ाई झगड़े नहीं होते या मियाँ बीवी के इश्यूज रिजॉल्वेबल होते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है या वो जो शादी की गाड़ी है वो चल इसलिए नहीं रही होती क्योंकि इंटरवेंशन इन लॉज की तरफ से हो जाती है। और मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ औरत की जो है वो इन लॉज की तरफ से होती है, समटाइम्स जो है औरत के मैके की तरफ से भी बहुत ज्यादा गलत इंटरवेंशन हो रही होती हैं। तो उस सिचुएशन में एक मर्द को भी सेफ गार्ड किया गया है, एक औरत को भी सेफ गार्ड किया गया है, जहाँ वो विद पीस एंड हार्मनी अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक चला रहे हैं। सही। अच्छा सिद्रा, आपको नहीं लगता कि ख़वातीन को कुछ ज़्यादा ही वाकई, क्योंकि कुछ तनकीद ये भी की जा रही है सोशल मीडिया पे कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा राइट्स मिल गए, क्योंकि ये तायुन करना कि वो जहनी दबाव में है, वो प्रेशर में है। अब नो आइडिया कोई भी औरत उठ के इसको मिसयूज़ भी कर सकती है, वो कह दे कि भाई इसने मुझे टॉर्चर की है, ये तो मेरी सास ऐसे करती है, बदला लेने के लिए कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे, तो गलत इस्तेमाल भी हुआ इसका। अच्छा, आपके क्वेश्चन के ना दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है बहुत ज्यादा हकूक और दूसरा पार्ट है उसका मिसयूज। मुझे ये बताएं बहुत ज्यादा हकूक क्या है? मतलब एक हक है, वो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 जो आपके फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आर्टिकल 14 आपको ये हक देता है जिसको कहते हैं हम कि एक खुशगवार जिंदगी का हक। तो एक हक से उसकी बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं, बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो एक हक के अंदर से निकल रही हैं। बहुत ज्यादा हकूक जो है ऑब्वियसली सोशल मीडिया मेरी भी नजर से गुजरा है, जहाँ पे इनको मीम्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि औरत के पास बहुत ज्यादा आजादी आ गई है, बहुत ज्यादा हकूक आ गए। एक पुरसकून जिंदगी औरत या मर्द दोनों का हक है। अगर आपने लॉ को उठा के देखा है तो लॉ जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लॉ जेंडर न्यूट्रल है। तो यहाँ पे सिर्फ औरत के लिए इन हकूक का इस्तेमाल करना या औरत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना कि औरत के पास बहुत ज्यादा हकूक है, नहीं, उतने ही हकूक मर्दों को भी मिले हैं। औरतें भी जो है वो अगर किसी किस्म के लड़ाई झगड़े में पड़ रही है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिर दूसरे आपका सवाल का जो दूसरा पार्ट था वो था शक और शुभात या मिसयूज, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। बिल्कुल ऐसा है, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है। कानून के अंदर अगेन हम मैलाफाइड इंटेंशन जब प्रूफ हो जाती है तो वहाँ पे कोई भी पिटिशन, कोई भी मुकदमा खारिज हो जाता है। अगर बदनीयती अगेन मैलाफाइड इंटेंशन के ऊपर आपने किसी के ऊपर जो है वो किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई की हुई है तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर आप सजा के भी मुर्तकिब होते हैं। सिद्रा, हम इस कानून के मेरिट्स और डीमेरिट्स को देख रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं कि इससे मसाइल हल होंगे या फिर और पैदा हो जाएंगे, अदालतों पर कहीं बोझ तो नहीं पड़ जाएगा। अब ये जॉइंट फैमिली सिस्टम वाली जो एग्जांपल है, इसमें अगर खातून कहती है कि मैंने जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, अलग रहना है, और शौहर कहता है मैंने अलग नहीं रहना, मैंने तो अपनी फैमिली के साथ ही रहना है, तो इससे तो मसला जो है वो और बढ़ जाएगा, फिर तो बात अलहदगी तक ही चली जाएगी। उसके पास फाइनेंशियली इतनी चीजें भी ना हो कि वो मैनेज कर सके। यस, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे औरतें अपनी मर्जी से रहना चाहती हैं, सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, और वहाँ पे जो है वो मर्द बेचारा पिस जाता है क्योंकि मर्द जो है मे बी फाइनेंशियल इज वन फैक्टर, द अदर फैक्टर इज इमोशनल अटैचमेंट। और वैसे भी देखिए हमारे यहाँ माँ बाप के साथ रहना, माँ बाप के साए के नीचे रहना एक ब्लेसिंग समझी जाती है और इटसेल्फ एक ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे अगेन कानून के अंदर मैं वही बात करूंगी कि कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, कुछ चीजों को बिल्कुल बारीक लेंस से स्पेसिफाई करने की जरूरत है। सही। अच्छा सिद्रा, हम देखते हैं कि माशरती लिहाज से भी ना ख़वातीन हो या मर्द हो, उनको एक्चुअल में तलाक का मतलब भी या उस तरह से कानूनी तौर पर भी समझ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या शादी की उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और यहाँ मैं ज़रूर कोट करूँगी, जैसे हक मूवी आई है बॉलीवुड की, उसको बड़ा लाइमलाइट भी मिल रही, बड़ा सराहा भी जा रहा है, जितनी अंडरस्टैंडिंग उसमें दिखाई गई, आपको नहीं लगता पाकिस्तान में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? हम आपको पता है कि इमाम शाफी ने तकरीबन 99 वर्ड्स ऐसे हैं जो अपनी बुक में लिखे हैं और जिसके मतलब जो है वो तलाक के जुमरे में आता है, इवन ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ डिवोर्स। और हमारे पास लोगों को ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि सिर्फ तलाक ही लफ्ज इस्तेमाल करने से तलाक नहीं हो जाती, उसके अंदर दो चीजें देखी जाती हैं। पहली चीज देखी जाती है कि आप किस हालत में मौजूद हैं। ऑब्वियसली तलाक जो है वो कैंडल लाइट डिनर के ऊपर नहीं होती, तलाक जो है वो किसी एनिवर्सरी और
बहुत खुशगवार माहौल में नहीं होती, उसमें है हालत इकरा, यानी आप इस गुस्से की शदीद हालत में मौजूद हैं कि तलाक के अलावा भी आप कोई वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको तलाक हो जाती है। ये मैं नहीं कह रही, ये इमाम शाफी ने अपनी किताब में 99 वर्ड्स दिए हैं। सेकंड चीज देखी जाती है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, यानी कि आया वो मौका ऐसा था कि जहाँ पे एक औरत कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे आजाद कर दो, और एक मर्द कहता है कि जाओ आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो। एक एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल ये कि अक्सर ऐसा होता है, लोग कहते हैं अगर तुमने इस घर की दहलीज को पार किया तो मेरी तरफ से तुम आजाद हो, औरत उठती है चली जाती है। सो वो इटसेल्फ जो है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस उसको कहते हैं कि तलाक के किनाया, कि जहाँ पे एक्सप्रेसली नहीं लेकिन इम्प्लाइडली जो है वो तलाक हो चुकी है। हमारे यहाँ बहुत जरूरत है बच्चों को, पेरेंट्स को इन सारी चीजों पे एजुकेट करने की, जो कि प्योरली इस्लामिक टीचिंग से रिलेटेड है, लेकिन हमारे माशरे में बहुत कमी है और लोगों को ये बातें नहीं पता। बिल्कुल, इस्लाम की इन तालीमात पर भी बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच सिद्रा सदोज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इस कानून के हवाले से बात करी थी कि इसके मेरिट क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं और किस तरह से लोग जो है वो मिसयूज भी करते हैं और अभी उसको क्लैरिटी किस तरह आने से की उसका रास्ता जरूरत किस है। तरह ये रोका जा सभी ये सकता है। डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, कैसा ज़हनी दबाव किस सूरत में औरत कैसे डिफाइन कर सकती है इसको, तो इसमें ज़रूर अभी हम देखेंगे कि कोई ना कोई चीज़ें आएंगी सामने और जैसे आएंगे आपके साथ शेयर भी करेंगे। प्रोग्राम से अभी हमें दीजिए इजाज़त, वक्त खत्म हो चुका है, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के पास।